नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे। आप जान रहे होंगे कि लगभग 1 महीना हो चुका है और हमारा एक पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश जिसका नाम है म्यांमार में तख्तापलट हुआ है, जैसा कि मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि म्यांमार की जो वर्तमान सरकार है वो तो ऐसा नहीं बोल रही होगी। वो तो कह रही है कि गुड गवर्नेंस के लिए, एक अच्छे शासन के लिए, सरकार के लिए हमने ये व्यवस्था चेंज की है। लेकिन लोकतंत्र से वहाँ पर आज एक जुंटा गवर्नमेंट, जुंटा सरकार यानी कि एक सैनिक सरकार आ चुकी है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पे हम पूरी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में निम्न मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे जो चर्चा के मुद्दे होंगे वो निम्न मुद्दे होंगे। क्या क्या मुद्दे हमारे सामने होंगे जिन हम चर्चा करेंगे? पहला प्रश्न ये कि म्यांमार में जुंटा सरकार का क्या अर्थ है, कि जो जुंटा गवर्नमेंट है, जिसको जुंटा सरकार कहा जा रहा है या एक सैनिक सरकार इसको बोला जाता है, इसका क्या अर्थ होता है और यह किन मायनों में लोकतंत्र से, जनतंत्र से अलग होती है या कुछ समानता है या किस प्रकार से अलग है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा का विषय होगा म्यांमार भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आवश्यक है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या महत्ता रखता है। साथ ही हम जानेंगे भारत और म्यांमार के संबंध कैसे रहे हैं और इस जुंटा गवर्नमेंट के आने के बाद भारत सरकार क्या रास्ता अपनाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि आगे भारत के लिए क्या, भारत आगे क्या करे, उस पर भी हम बात करेंगे। अगला प्रश्न कि म्यांमार में तख्तापलट क्यों हुआ, क्या कारण है तख्तापलट होने के, इस तख्तापलट के होने के कारण क्या बने, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद म्यांमार में सेना और राजनीति के संबंध कैसे रहे हैं, क्योंकि अगर म्यांमार की राजनीति पर एक नज़र डालें, म्यांमार के पूरे राजनीतिक इतिहास पर एक नज़र डालें, तो देखेंगे कि म्यांमार की राजनीति में सेना का क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है और लोकतंत्र और जो आपका सैनिक शासन है उसमें किस प्रकार का एक सामंजस्य या विरोधाभास देखने को मिलता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। अगला, तख्तापलट जो ये हुआ है या सरकार का जो ये बड़ा परिवर्तन वहाँ पर हुआ है, शासन पद्धति का परिवर्तन, सरकार का परिवर्तन नहीं, पूरी शासन व्यवस्था का जो परिवर्तन हुआ है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, इन प्रतिक्रियाओं के मायने क्या हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट, म्यांमार में अब आगे क्या, आगे क्या भविष्य है म्यांमार का, हम वहां पे चर्चा करेंगे। पहला दोस्तों, हम जानते हैं पहला प्रश्न, म्यांमार में जुंटा सरकार का अर्थ क्या है और यह लोकतंत्र व जनतंत्र से अलग है या समान है। दोस्तों, यहां पर मैं 3 कंट्री की तुलना कर रहा हूं, 3 देशों की तुलना कर रहा हूं और इससे आपको काफ़ी कुछ समझने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी बात आ रही है इस पूरे मामले के अंदर कि कहीं ना कहीं इसमें चीन की भूमिका है और चीन की भूमिका पर प्रश्न कैसे उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, वो भी आपको समझने का मौका मिलेगा। आप जान भी रहे होंगे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत व्यापक स्तर पर लोग शांत नहीं हो रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई सारे आप देख रहे होंगे दूतावास के सामने जाकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गोली भी चली है वहाँ पर और काफ़ी लोग मारे भी गए हैं, लेकिन तब भी क्या है, प्रदर्शन जारी हैं। तो पहले थोड़ा जान लें कि जुंटा सरकार होती क्या है। दोस्तों, जुंटा सरकार, इसको हम एक सैनिक शासन बोल सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसको समाप्त करके पूरी जो शासन व्यवस्था है वो सेना अपने कमांड में ले लेती है, सेना अपने कंट्रोल में ले लेती है और इसके अंदर सिस्टम वैसे ही चलता है जैसे मिलिट्री के अंदर एक हायरार्की सिस्टम होता है और वो मिलिट्री का पूरा जो हायरार्की सिस्टम होता है वो अपनी मिलिट्री को जैसे चलाते हैं, उसी प्रकार वो देश को, राष्ट्र को चलाना प्रारंभ कर देते हैं। अभी हम वर्तमान की अगर बात करें
तो म्यांमार के अंदर 11 मेंबर्स के कमेटी बनाई गई है म्यांमार की राज व्यवस्था को, म्यांमार की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। और ये जो 11 सदस्य कमेटी है दोस्तों, ये पूरा का पूरा सैनिकों यानी कि जो सेना के अधिकारी हैं उनसे ही मिलकर बनाई गई है। और जिसके हेड आज भी जो वर्तमान में है वो आर्मी के जो चीफ हैं, वही चीफ उस 11 कमेटी के चीफ बनाए गए हैं। क्लियर दोस्तों? तो दैट इज द जुंटा गवर्नमेंट। जुंटा गवर्नमेंट यानी कि सेना के द्वारा चलाई जाए, जिसमें सेना की एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी के द्वारा देश का संचालन किया जाए, पूरी देश की जो शासन व्यवस्था उसका संचालन हो। दैट इज जुंटा गवर्नमेंट, सैनिक शासन। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर चीजें समझने वाली क्या है। दूसरा दोस्तों हम बात करेंगे तो लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र कैसे चलता है? लोकतंत्र जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा क्या होता है, देश का संचालन होता है, देश की शासन व्यवस्था चलती है। जैसे एक पुरानी परिभाषा अब्राहम लिंकन की, मैं उस पर नहीं जाऊंगा ज़्यादा, लोकतंत्र को नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक ब्रीफ में बता रहा हूं। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, ही परिभाषा बचपन से आप सुनते आए हैं। प्रतिनिधि यानी कि जो आपका कानून बनाने वाली, कानून निर्माण करने वाली जो संस्था है, उस संस्था के अंदर जब हम उस संस्था पर दृष्टिपात करें, यानी कि हम अगर बात करें भारत की संसद की, अगर मैं भारत की संसद को देखूं तो मुझे वहां पर जो जनता के प्रतिनिधि दिखाई दें, वो प्रतिनिधि प्रत्येक वर्ग से हों, चाहे वो जाति की बात करें, धर्म की बात करें, क्षेत्र की बात करें, भाषा की बात करें। एक रंग बिरंगी संसद, जैसे हमारी क्या है, हमारी क्या विविधता जो है, वो विविधता हमारे पार्लियामेंट में दिखाई दे। वहां पर हमको अलग अलग जाति के लोग दिखाई दें, अलग अलग धर्म के लोग दिखाई दें, अलग अलग क्षेत्र के लोग दिखाई दें, तमाम तरह की चीजें हमको दिखाई दें। यानी प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक समाज का प्रतिनिधित्व हमको अगर दिखाई देता है तो मैं कहूंगा सही मायने में लोकतंत्र है। तो भारत में जो प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि प्रत्येक प्रकार से, तो दैट इज अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता का शासन, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि प्रत्येक वर्ग से। अगर कुछ वर्ग से प्रतिनिधि आते हैं तो वो सच्चा लोकतंत्र, एक आदर्श लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र एक सच्चा लोकतंत्र है, क्योंकि यहां प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति संसद के अंदर बैठे हुए हैं। अब इधर हम बात करें दोस्तों किसकी, एक और है व्यवस्था हमारे यहां पर, चाइना की हम देखें। चाइना में क्या है दोस्तों? चाइना में है, चाइना जो बोलता है कि हमारे यहां पर क्या है, जनतंत्र है। चाइना बोलता है कि हमारे यहां पर साहब क्या है, जनतंत्र है, जनतंत्र। अब जनतंत्र वैसे तो अगर हम शाब्दिक अर्थ में देखें हिंदी में, तो लोकतंत्र जनतंत्र एक ही चीज दिखाई देता है, समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस जनतंत्र को इंग्लिश में पीपल्स डेमोक्रेसी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या होता है इस पीपल्स डेमोक्रेसी के अंदर? पीपल्स डेमोक्रेसी के अंदर, जनतंत्र के अंदर सिंगल पार्टी होती है, सिंगल पार्टी को ही लोग वोट देते हैं, कैंडिडेट जो खड़े होते हैं उसी पार्टी से खड़े होते हैं और उसी पार्टी के व्यक्ति को वोट देते हैं। एक ही व्यक्ति खड़ा होगा, उसी को वोट देना है, उसी को वोट देना है। यानी कि सिंगल पार्टी, वन पोस्ट, वन कैंडिडेट, उसी को आपको वोट देना है। आपको बस इतना ही ऑप्शन होता है कि आप वोट दें या ना दें। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो पीपल्स डेमोक्रेसी है, यानी कि जो जनतंत्र है, जनतंत्र के अंदर जनता के पास विकल्प नहीं है, जबकि लोकतंत्र में क्या है, विकल्प ही विकल्प है। क्योंकि जो लोकतंत्र का आधार है वो क्या है, स्वतंत्रता। अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्र की जो बातें हम लोग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के जो हम आदर्श की बात करें तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये लोकतंत्र के क्या बेसिस हैं। जबकि हम जनतंत्र की जब बात करते हैं तो जनतंत्र में फोकस किया जाता है ओनली इन इक्वालिटी, फ्रीडम की बात ही नहीं है, वहां केवल समानता की बात की जा रही है। तो जब समानता की बात है तो वहां विकल्प की अनुपस्थिति होगी, वहां विकल्प ही नहीं है। आपको एक पार्टी है, एक कैंडिडेट है, एक पोस्ट, आप इसी को वोट करना है। अब होता क्या है, जब वहां पे बात करते हैं तो वहां पर जब वोटिंग होता है 97%, 98% तक वोटिंग हो जाता है, और जो कैंडिडेट जीतता है उसको 98% वोट मिलते हैं। तो ये जनतंत्र है। अब अगली बात चलिएगा दोस्तों, जहां लोकतंत्र में पीपल्स यानी कि जो पीपल हैं, पीपल का कंट्रोल गवर्नमेंट पे रहता है।
हालांकि ये एक डेमोक्रेसी, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसका एग्जाम्पल होता है, उसका सिस्टम होता है, उसकी व्यवस्था होती है कि पीपल सीधे क्या करते हैं, सरकार को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट की बात भी करें तो इनडायरेक्ट में बात करते हैं तो कैसा होता है, रिप्रेजेंटेटिव ही रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहां पर जनता को इतनी सारी आज़ादी होती है लोकतंत्र के अंदर, भारत की बात कर रहे हैं, तो अगर जनता सरकार के किसी निर्णय से, किसी नीति से संतुष्ट नहीं होती तो वहां पर जनता आंदोलन कर सकती है, प्रदर्शन कर सकती है, अपनी बातों को रख सकती है। सरकार क्या करती है, लगातार जनता से डायलॉग करती है, बातचीत करती है, एक विमर्श चलता है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो लोकतंत्र में जनता की वॉइस सुनी जाती है, जनता की बातों को जाना जाता है, जनता की बात को स्वीकार किया जाता है। ये आपको लोकतंत्र का एक गुण दिखाई देगा। अब आप देखिए, आप हमारे यहाँ देखिए जितने आंदोलन हुए, चाहे वो सीए का आंदोलन था, आप लगातार सुन रहे होंगे सरकार बार बार कह रही थी आंदोलनकारियों से, आप आइए, बैठिए, बात कीजिए, हम बात करने को तैयार हैं। अगर आपका आंदोलन है, आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे साथ बैठिए, हम बात करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ भी सरकार लगातार कई राउंड की बातें हो चुकी हैं। तो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का एक तहत तरीका है। अब ये दो सिस्टम की मैं बात करूंगा, जनतंत्र की और एक सैनिक शासन की। यहां क्या होता है दोस्तों, यहां पे गवर्नमेंट लोगों पे कंट्रोल करती है, सरकार का जनता पर कंट्रोल हो जाता है। सरकार जनता से पूछती नहीं है, बल्कि सरकार बताती है कि जनता को कैसे चलना है। यहां पर जनता से पूछा जाता है सरकार को चलाने के लिए कि हमें देश कैसे चलाना है, शासन कैसे चलानी है, सरकार कैसे चलानी है। हालांकि आप कहेंगे सर हमारे यहाँ कौन सा रेफरेंडम या प्लेबसाइट होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कुछ मामलों में देखने को मिल जाता है आपको, रेफरेंडम प्लेबसाइट तो देखने को नहीं मिलता। शुरुआत में हुआ है 47 की हम बात करते हैं, आज़ादी के समय प्लेबसाइट हुआ है कई जगह, चाहे हम जूनागढ़ की बात करें और की बात करें, उस समय हुआ है। लेकिन वैसा आपको रेफरेंडम कुछ मामलों में देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जनता को अनेकों तरीके से, मैं लोकतंत्र दोस्तों जिसके ज़्यादा डिटेल से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत तरीके से जनता अपनी बातों को सरकार के सामने रखती है। बहुत माध्यम, अब तो क्या सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो जाता है पीपल के ऊपर, और इधर भी आपका गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो जाता है किसके ऊपर, पीपल के ऊपर। तो जनतंत्र और सैनिक शासन में आप देखें तो राज्य का नियंत्रण किसके ऊपर है, जनता के ऊपर है। जनता पूरी की पूरी किसके कंट्रोल में आ गई, राज्य के कंट्रोल में आ गई। तो यहां पर अगर हम देखें तो सैनिक शासन और जनतंत्र दोनों क्या हैं दोस्तों, आपको समान दिखाई देंगे। इस मामले में समान दिखाई देंगे। हाँ, यहां पे ये है कि जनता ने चुना लेकिन विकल्प नहीं था, चुनने का फायदा क्या हुआ। यहां भी यहां जनता ने चुना नहीं, यहां जनता ने चुना नहीं, जनता के ऊपर से थोप दिया गया। लेकिन मैं तो ये कहूंगा जब विकल्प नहीं है तो ये थोपा ही जा रहा है। पापा ने कहा शादी करनी है और शादी तुम्हें रामकली से ही करनी है, तो लोकतंत्र क्या रहा? पापा ने पूछा शादी करनी है या नहीं, तुमने कहा हां मैं भी चाह रहा था। अब किससे करनी है बताओ, किससे करनी है? मेरे पास 4 विकल्प हैं। बेटा ने कहा इन चारों को हटाइए, मेरे पास इससे अच्छा विकल्प है। ओके, दैट इज द डेमोक्रेसी। जहां विकल्प है, जहां पर आजादी है, दैट इज द डेमोक्रेसी। लेकिन जहां विकल्प की अनुपस्थिति नहीं है, वहां तो अधिनायकवादी सरकार है। यानी कि राज्य क्या कर रहा है, जनता पे कंट्रोल कर रहा है। सरकार क्या कर रही है, जनता पर नियंत्रण कर रही है। सरकार तय कर रही है तुम्हें क्या करना है। जैसे के लिए दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका क्या, म्यांमार और चीन का हम देखें तो चीन और म्यांमार में ये समानता आज हमें देखने को मिल रही है। पहले नहीं थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम शासन व्यवस्था की समानता की बात करें तो दोनों की समानता हमको देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। तो लोकतंत्र और सैनिक शासन में अंतर है, लेकिन लोकतंत्र और जनतंत्र, सैनिक शासन और आपका क्या, जनतंत्र, यानी कि जो चाइना का सिस्टम है, आज की तारीख में जो म्यांमार का सिस्टम है, वो आपको समान दिखाई देगा। एक सी शासन व्यवस्था दोनों की। अब आपको फैब से लेके अब तक जो चल रहा है, पूरा 1 महीने से ज़्यादा हो चुका, आपको ये इक्वलिटी दिखाई देगी कि दोनों शासन व्यवस्था क्या है, एक जैसी है। अगला प्रश्न, भारत के लिए म्यांमार का महत्व क्या है? और दूसरा, भारत और म्यांमार के संबंध कैसे रहे हैं, कि दोनों देशों के बीच में रिलेशन कैसे रहे हैं, उसको हम लोग जानेंगे, उसको हम सीखेंगे, जानेंगे।
पहले हम बात करें तो भारत और म्यांमार के संबंध कैसे रहे हैं, हम रिलेशंस की बात करेंगे, संबंध कैसे रहे इन ब्रीफ। म्यांमार भी पहले ब्रिटिश की कॉलोनी था, जैसे हम भी एक कॉलोनी थे। म्यांमार आज़ाद होता है 1948 में, और आने के बाद वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, डेमोक्रेसी होती है, आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी आती है। और ये दौर वो दौर था जब भारत बहुत थ्योरेटिकल सैद्धांतिक हुआ करता था। तो भारत में भी लोकतंत्र, म्यांमार में भी लोकतंत्र, तो स्वाभाविक एक मित्रता, क्योंकि उस समय एक दौर था, विचारधाराओं का दौर था, विचारधारा सेम होती थी, दोस्ती हो जाया करती थी, ये एक स्वाभाविक था। ऐसा हम लोग आज मानते हैं कि विचार दोस्ती हम किस बेस पर करते हैं कि तुम्हारे मेरे विचार मिल गए, हमारी दोस्ती हो गई। लेकिन आज के दौर में क्या है, विचार के अलावा इंटरेस्ट देखा जाता है। अगर मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट से जुड़ जाता है तो विचार भले ना मिले, दो परस्पर ध्रुव भी क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, बशर्ते दोनों के इंटरेस्ट हित क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, भले विचार ना मिले। हो सकता है आप ईश्वर को ना मानते, हो सकता है मैं ना मानता हूँ, लेकिन दोस्ती हो सकती है। आस्तिक नास्तिक की भी हो सकती है। तो वही आज के 90 के बाद विचारधाराएं खत्म हो गई, हित देखे जाने लगे, इंटरेस्ट देखे जाने लगे। दैट्स क्लियर। हम दोस्तों आगे बात करें तो संबंध बड़े अच्छे थे, संबंध बेहतर थे। लेकिन 1962 में क्या होता है दोस्तों, म्यांमार के अंदर जुंटा गवर्नमेंट आती है, यानी कि सैनिक सरकार आती है। और सैनिक सरकार जब आती है तो हमारे जो रिलेशन थे वो खराब होते हैं, किससे, म्यांमार के साथ में। उसके मुख्यतः हम बात करें तो 3 मुख्य कारण थे जिसके कारण म्यांमार के भारत से संबंध क्या होते हैं, खराब होते हैं। एक तो भारत बहुत सैद्धांतिक था, आदर्शवादी देश था, तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र हमारे यहाँ पर है तो हम सैनिक शासन का सपोर्ट कैसे करें, हमारे सामने बड़ा दुविधा थी, तो हमने संबंध हमारे खराब हुए। पहले तो कारण मुख्य यही था। साथ ही क्या था, म्यांमार जो जैसे ही सैनिक शासन वहाँ पर आता है तो सैनिक शासन आते ही वहाँ की जो वर्तमान, यानी कि उस समय जो बनने वाली क्या थी, सरकार थी, जो समय वर्तमान सरकार थी, यानी कि जो सेना वहाँ पे शासन करती है, वो क्या करती है, पूरी दुनिया से अपने आप को आइसोलेट कर लेती है। और जब आइसोलेट करती है तो आइसोलेशन में भारत से भी दूरियाँ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। कुछ तो वो खुद अपने आप को आइसोलेट करती है और कुछ दुनिया भी उनसे क्या करती है, दूरियां बढ़ाती है, और उनके साथ संबंध को क्या करती है, ब्रेक करती है। जैसे आज आप देख रहे होंगे अमेरिका ने ये कर दिया, आपका यूके ने ये कर दिया, अमेरिका ने जो वहाँ पर गवर्नमेंट के यानी कि जो सेना के अधिकारी हैं उनके खाते सील कर दिए, उनका संबंध खत्म कर दिए। इस तरह की चीज़ आपको जो देखने को मिलनी, ये उस समय भी हुआ। तो यानी कि म्यांमार एक तरह से आइसोलेशन में चला गया। इसके अलावा एक कारण और था दोस्तों। एक कारण क्या था कि वहाँ पर दोस्तों क्या थे, चटियार लोग थे। जो चटियार लोग थे म्यांमार के अंदर, वो भारत से क्या थे, जुड़े हुए थे दोस्तों। भारत के मतलब भारत के ही भारतीय मूल के लोग थे। और करीब अगर हम उस समय बात करें तो कई पीढ़ियों से 200-250 सालों से वहाँ पे वो रह रहे थे, चटियार पीपल। मूलतः तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और एक लंबे समय से वहाँ पे रह रहे थे दोस्तों। कहाँ पर, म्यांमार के अंदर। इनके विरुद्ध हिंसाएं वहाँ पे होती है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, वायलेंस होता है अगेंस्ट ऑफ चटियार पीपल। अब जाहिर सी बात, भारतीय मूल के लोग थे तो भारतीय मूल के लोगों का हिंसा होगी, अटैक होंगे, कुछ भी होंगे, तो उसका इम्पैक्ट भारत में भी पड़ेगा। भारत में भी म्यांमार के खिलाफ क्या होगा, एक विरोध का स्वरूप निकलेगा, वहाँ के सरकार के खिलाफ एक विरोध का स्वरूप बनेगा। तो लिहाजा क्या हुआ, म्यांमार और भारत के संबंध क्या हुए, खराब हुए। ये चटियार पीपल के खिलाफ हिंसा होने का कारण क्या था दोस्तों, कई कारण थे। एक तो जो चटियार पीपल थे, ये ब्रिटिश जब कॉलोनी थी तो उस समय मनी लैंडर्स थे ये। उस समय बात करें तो आपका जो सेना मिलिट्री, यानी कि इसकी आपका ब्रिटिश के जो आपकी आर्मी थी या ब्रिटिश का जो प्रशासन था, उसमें बड़े बड़े पदों पर थे। चाहे हम ब्रिटिश की आर्मी की बात करें, ब्रिटिश के प्रशासन की बात करें, बड़े पदों पर तो पैसे वाले लोग थे ये लोग, तो पैसे वाले लोग थे। और जब 1962 में जब वहाँ पर आर्मी रूल आता है म्यांमार के अंदर, तो वो क्या करते हैं, नेशनलाइजेशन करते हैं, लैंड का, इंडस्ट्री का, सब चीज़ों का नेशनलाइजेशन करते हैं। तो उस नेशनलाइजेशन में चटियार पीपल को भी टारगेट किया जाता है। और एक बड़ी समस्या और है म्यांमार के अंदर, वहाँ पे बहुत सारी क्या हैं, इथनिसिटी हैं, यानी कि बहुत सारे वहाँ पर क्या हैं, जनजाति ग्रुप कह लीजिए, निर्जातीयता हैं, इथनिसिटी ग्रुप्स वहाँ बहुत सारे हैं।
करीब देखें तो 130 वहाँ पर क्या है सिटीज़ हैं जिसमें आपके चटियार पीपल भी थे, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बराड़ लोगों की है। तो बराड़ लोगों की हम बात करें तो वर्तमान चाहे वहाँ पे कभी भी आपका रहा हो, सरकार रही हो चाहे मिलिट्री रही हो, तो जो वहाँ पर बराड़ पीपल हैं उनका ही क्या है प्रभुत्व है, उनका ही क्या है कंट्रोल है पूरी शासन व्यवस्था के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, चटियार पीपल के खिलाफ हिंसा की, तो इससे भारत और म्यांमार के संबंध क्या हुए, खराब हुए, प्रभावित हुए। लेकिन जब ये संबंध दोस्तों खराब हुए तो खराब होने से क्या हुआ, म्यांमार के पास, म्यांमार की जो सैनिक सरकार थी उसके पास विकल्प नहीं रहा। पूरी दुनिया ने भी अकेला छोड़ दिया, खुद उनकी पॉलिसी से भी वो अकेले रह गए, इंडिया से भी दूर हो गए। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था चीन के शरण में जाने का। तब म्यांमार की जो सरकार थी उसके चीन से संबंध क्या हुए दोस्तों, अच्छे हुए, और चीन के साथ संबंध जब बढ़े तो अब ये वो दौर शुरू होता है 70s का, जब भारत में भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। चाहे वो हम बात करें किसका, नॉर्थ ईस्ट में होने वाले माओवाद की बात करें, नक्सलवाद की बात करें, कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी एक तक आते आते आपका इश्यू शुरू हो गया था, टेररिज्म शुरू हो गया था। क्लियर। तो जब 90s में क्या होता है दोस्तों, 90 में यूएसएसआर का विघटन होता है, और उससे पहले इस प्रकार की पृष्ठभूमि बनती है कि विचारधारा कुछ मायने नहीं करती है, भारत को भी अपने आप को क्या करना है, आगे लेके जाना है। म्यांमार की सरकार भी सोचने लगी थी कि बहुत बुरी स्थिति म्यांमार की हो चुकी थी, विश्व के जो बहुत गरीब मुल्क थे उन गरीब मुल्कों में आ चुके थी, म्यांमार आ चुका था, म्यांमार की अर्थव्यवस्था आ चुकी थी। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका 62 में जो उसके सेना के प्रमुख पूरे म्यांमार की कमांड संभाली थी, वहाँ भी क्या होता है, सेना के अधिकारी बदलते हैं, बदलने के बाद वो भी अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करते हैं, लचीलापन लाते हैं। इधर भारत भी अपनी नीतियों में परिवर्तन लाता है, और भारत की विदेश नीति जो 90 से पहले सैद्धांतिक चल रही थी, अब वो नीति क्या हो जाती है, व्यावहारिक होना शुरू होती है 90 में। आप यही नहीं केवल म्यांमार की बात नहीं कर रहे हम लोग, आप देखिएगा इजराइल से हमने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए 90 के बाद, क्योंकि हमने विदेश नीति को व्यवहारिक किया, और म्यांमार की सैनिक सरकार से हमने संबंध बनाए। संबंध कैसे अच्छे बनाए, आप देखिए राजीव गांधी जी तक विजिट करने म्यांमार गए। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ प्रदर्शन हुए, 88 प्रदर्शन है, 1988 वहाँ प्रदर्शन हुए थे म्यांमार में लोकतंत्र को लेकर, सत्ता परिवर्तन को लेकर। तो तब थोड़े संबंध खराब हुए थे, लेकिन बाद में राजीव गांधी जी के द्वारा तो खैर पहले से चल रहा था, फिर नरसिंह राव जी के द्वारा और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा संबंधों को अच्छा करने का पूरा प्रयास किया गया कि कैसे बेहतर संबंध बने, उस पर फोकस किया गया। तो यानी कि अटल जी ने, नरसिंह राव जी ने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया और लगातार बनाते ही चले गए। संबंध के ये तक दौर आए कि अब हम वर्तमान की बात करें, मनमोहन जी के दौर की बात भी करें, तो 2009 में तो ये स्थिति हुई कि म्यांमार का अगर हम देखेंगे तो 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको मैप से ही दिखा देता हूँ कि आज भी संबंध हमारे अच्छे चल रहे हैं, बेहतर चल रहे हैं। कई सर्जिकल स्ट्राइक हमने म्यांमार के अंदर किए, वहाँ की पूरी सरकार ने, आर्मी ने पूरा सपोर्ट हमारा किया, जॉइंट पेट्रोलिंग की, सब कुछ। यानी कि वर्तमान देखें तो बड़े बेहतरीन संबंध दोनों देशों में चल रहे थे। और वर्तमान सरकार जो है वो राष्ट्र हित पर फोकस करती है, तो म्यांमार को नेशनल इंटरेस्ट के नाते भी वर्तमान सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने म्यांमार के साथ बेहतर संबंध बनाने का हमेशा प्रयास किया। अभी थोड़ा सा और जाने तो हम जाने कि म्यांमार का इम्पोर्टेंस भारत के लिए क्या है, उसको हम थोड़ा बार देख लेते हैं, ताकि इस संबंधों को आप और अच्छे से क्या हो समझ सकें। क्या इम्पोर्टेंस यानी कि महत्ता क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। ये देखिए दोस्तों, ये म्यांमार हमारा एक पड़ोसी मुल्क म्यांमार। जब मैं म्यांमार की बात कर रहा हूँ तो ये हमारा दोस्तों म्यांमार, और म्यांमार से सटे हुए थोड़े से मैप में बड़ा मैंने बना रखा है, ये 4 राज्य भारत के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य किससे आपके अटैच करते हैं, म्यांमार की बाउंड्री से आपके अटैच कर रहे हैं। जो ये पूरा दोस्तों बाउंड्री वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं दोस्तों, ट्राइब्स हैं, चाहे वो नागा की हम बात करें, और भी बहुत सारी क्या यहाँ पर ट्राइब्स हैं।
और इन ट्राइब्स के वैसे रिलेशन है जैसे भारत और नेपाल की आपस एक सांस्कृतिक विरासत, एक धार्मिक विरासत, एक पहचान से क्या है। नेपाल और भारत के लोगों का रिश्ता वैसा ही है जैसा एक रोटी बेटी का रिश्ता होता है। पारिवारिक रिश्ते होना, सांस्कृतिक धार्मिक रिश्ते होना, यही स्थिति यहाँ पर है। तो आपस में शादी विवाह भी करते हैं, धार्मिक गतिविधियाँ जो होती हैं वो भी होती हैं, आना जाना भी होता है। तो इसको लेकर म्यांमार के साथ भारत सरकार के साथ में मिलकर एक विशेष समझौता किया जिसमें 12-12 किलोमीटर तक का दोस्तों है, यानी कि 12 किलोमीटर म्यांमार के लोग इंडिया के अंदर आ जाएं और इंडिया के लोग 12 किलोमीटर म्यांमार के अंदर चले जाएं। तो किसी भी तरह का वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, यानी कि इस प्रकार का व्यवस्था दोनों देशों के बीच में इन बॉर्डर वाले एरिया में कराई हुई है ताकि जो आपस में जनजातियों के संपर्क हैं वो बने रहें, वो स्थापित रहें। इसका एक बड़ा रीज़न और भी था दोस्तों। आप जानते होंगे जब ब्रिटिश का एम्पायर रहा था और ब्रिटिश के कंट्रोल में म्यांमार था, तो ब्रिटिश ने म्यांमार को, उस समय बर्मा कहा जाता था, तो बर्मा को भारत का एक प्रांत घोषित कर दिया था। तो उस समय से भी आप देखें तो जब 1935 में ब्रिटिश ने क्या किया, भारत के जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था और ये लगने लगा था ब्रिटिश को कि भाई कहीं ना कहीं भविष्य कुछ और हो सकता है, तो 1935 में भारत से बर्मा को अलग करके एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई थी। तो ये भी माना जाता है उस समय क्या था कि जो इस प्रकार के यहाँ पर जो ग्रुप्स थे उन्होंने भी कुछ डिमांड की थी कि हमको भी क्या कर दीजिए, अलग कीजिए, उनके साथ ही कीजिए। मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे। आज़ादी के बाद भी कुछ इस तरह के इश्यूज़ रहे कि हमेशा आप देखते हुए होंगे काफ़ी सारे मूवमेंट चलते हैं, जैसे एक वृद्ध नागालैंड की मांग चलती है कि हमको वृद्ध एक नागालैंड चाहिए। तो इस प्रकार का सिर्फ एक जनजातीय पहचान है, उस कारण यहाँ पर हमेशा आंदोलन रहे भी हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करें। म्यांमार की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, महत्ता की बात करते हैं दोस्तों, तो म्यांमार जो है वो भारत में होने वाले जो पूरा पूर्वोत्तर में आप उग्रवाद देखते हैं, यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो पूरा उग्रवाद है, इंसर्जेंसी है, उस इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उस उग्रवाद को कंट्रोल करने के लिए हमको म्यांमार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप देखें तो 2009 से पहले म्यांमार का जो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, सागाइंग एरिया, ये लगभग क्या था, फ्री किया हुआ था। ज़्यादा कंट्रोल सरकार करती नहीं थी म्यांमार की, किनके ऊपर, इंसर्जेंस ग्रुप्स के ऊपर। वो इंडिया के अंदर कोई भी एक्टिविटी किए, गतिविधि किए, कोई भी अटैक वगैरह किए और आके फिर सागाइंग में क्या कर ले, शरण ले लिया करते थे। लेकिन जब 90 के बाद भारत और म्यांमार के संबंध बेहतर हुए तो सागाइंग को लेकर भी एक समझौता हुआ कि अब कोई भी गतिविधि इंसर्जेंट ग्रुप्स म्यांमार की धरती पर नहीं कर सकते जो भारत के क्या हो, विरुद्ध हो। हालांकि आज भी करीब ऐसे हैं 25-26 ग्रुप्स ऐसे हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स ऐसे हैं जो म्यांमार और भारत दोनों के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जो चीन द्वारा समर्थित हैं। लेकिन उस समय क्या था कि म्यांमार सरकार इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती थी कि अगर इंडिया में करें, करने देते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। वो कुछ ऐसा जैसे चीन खुश रहे, चीन हैप्पीनेस में नहीं रहे। तो उसको देखते हुए यहाँ पर क्या दोस्तों, सागाइंग एरिया को क्या कर दिया गया था, फ्री कर दिया गया था आने जाने के लिए। लेकिन 2009 होते ही म्यांमार सरकार ने उन इंसर्जेंट ग्रुप्स को बैन कर दिया कि आप यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। उसके बाद जॉइंट पेट्रोलिंग हुआ। अब देखिए दोस्तों, जॉइंट पेट्रोलिंग भी जरूरी क्यों था, जैसे अभी मैंने बताया आपको, एक तो भारत और म्यांमार का बॉर्डर क्या है, पोरस बॉर्डर। जैसे मैंने कहा 12 किलोमीटर इधर, 12 किलोमीटर इधर आ जा सकते हैं। तो जो आपके टेररिस्ट हैं, जो आपके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो इजीली कैसे आ जा सकते हैं। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए दोनों सरकारों के बीच में क्या होता है दोस्तों, पेट्रोलिंग को लेकर, जॉइंट पेट्रोलिंग को लेकर भी समझौता होता है। और आप जानते होंगे 2015 और 2017 में भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक भी की जाती है, जिसमें आपने एक नाम सुना होगा, नागा खापलांग ग्रुप। एक तो नागा इसाक मोहिवा ग्रुप जो सितंबर
2015 में भारत सरकार के सामने सरेंडर कर देता है। और उसी का ये एक शाखा, पहले एक ग्रुप हुआ करता था नागा, और नागा के दो भाग हो चुके थे, एक तो नागा खापलांग ग्रुप, एक नागा इशाक मोहिवा ग्रुप। इशाक मोहिवा सरेंडर कर देता है लेकिन खापलांग ग्रुप सरेंडर नहीं करता है। तो खापलांग ग्रुप के अगेंस्ट दो सर्जिकल स्ट्राइक 2015 में, 2017 में हुई थी दोस्तों। मुझे एक मूवी याद आ गई, अपने एक उरी अटैक मूवी देखी होगी दोस्तों। तो उरी अटैक में जो स्टार्टिंग में आपका दिखाया होगा, आपने देखा होगा, जो सर्जिकल स्ट्राइक दिखाया गया था वो म्यांमार में दिखाया गया। ट्रक स्टार्टिंग में इंडियन आर्मी का उड़े हुए दिखाया गया था कि अटैक किया गया था, वो उसी पर फिल्माया गया था, उसी घटना पर हुआ था। उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान और म्यांमार के सर्जिकल स्ट्राइक में अंतर इतना था कि यहाँ पर म्यांमार की आर्मी ने भारत को पूरा सपोर्ट किया था, भारत को पूरा समर्थन दिया था, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने कोई सपोर्ट नहीं, बल्कि हमारे अभिनंदन को पकड़ा था। बस ये अंतर है, वहाँ सरकार सपोर्ट में नहीं थी, यहाँ पर सरकार क्या थी, सपोर्ट में थी। इवन जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, यानी कि आप जानते हो पुलवामा अटैक हुआ, तो पुलवामा अटैक के बाद भी जो म्यांमार की आर्मी के चीफ थे वो इंडिया आते हैं, और इंडिया आकर भारत सरकार को ये बोलते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर नागा खापलांग ग्रुप के ऑफिसेस थे, उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, उन सबको हमारी आर्मी ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब आपको किसी तरह का तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपनी आर्मी को भेजने की ज़रूरत है, हमने सारा वहाँ पर क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया है। तो इस प्रकार के संबंध म्यांमार और भारत के बीच में बने हुए थे। ये 90 बाद शुरुआत हुई और आज आप देखिए कितने शानदार संबंध दोनों देशों के बीच में आपको देखने को मिल रहे हैं, म्यांमार और भारत के बीच में। तो ये आपको देखने को मिला। दूसरा दोस्तों क्या था, म्यांमार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया में अगर हम बात करें तो 3 जगह हैं जहाँ पर आपको ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है, पूरी दुनिया में वहाँ से ड्रग्स क्या होता है, सप्लाई होता है। एक तो आपका मैक्सिको, कोलंबिया भी देखने को मिलेगा, दूसरा आपका ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और तीसरा आपका जो है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, और आपका दूसरा कौन, म्यांमार। तो उस ड्रग ट्रैफिकिंग को भी रोकने के लिए हमको बहुत ज़रूरत है कि इसकी म्यांमार की। तो म्यांमार हमारे लिए क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा दोस्तों म्यांमार की जब मैं बात कर रहा हूं तो म्यांमार कई और कारणों से भी, जैसे म्यांमार जो है वो आसियान का गेटवे है। म्यांमार ऑल्सो द मेंबर ऑफ द आसियान ग्रुप्स, और भारत आसियान से अच्छे संबंध रखना चाहता है क्योंकि भारत कई कारणों से, अब कहते हैं ना लुक ईस्ट, और फिर आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो चुकी है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी कामयाब करने के लिए, जिसमें आपका मैंने बात करी किसके लिए, आसियान, तो आसियान का एक मेंबर है। तो म्यांमार क्या है, आसियान में हमारा एक गेटवे हो जाता है, यानी कि एक एंट्री का द्वार हो जाता है। तो आसियान से बेटर रिलेशन बनाते हैं, म्यांमार से अच्छे रिलेशन बन सकते हैं क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी भी है। दूसरा, कई सारे ग्रुप का, चाहे वो बिमस्टेक की बात करें, मैंगकोंग गंगा कोऑपरेशन की बात करें, उसका भी आसियान क्या है, मेंबर है। अब बिमस्टेक की हम बात करें तो भारत की एक बड़ी भूमिका, पूरा दक्षिण एशिया का आप ग्रुप देखिए, बांग्लादेश है, म्यांमार है, सब कंट्री से जुड़े हुए हैं। तो इन सब कंट्री को भी साथ में लेके भारत को जरूरत है म्यांमार की। मैंगकोंग गंगा कोऑपरेशन, MGC के कोऑपरेशन के लिए, यानी बढ़ाने के लिए, उसको बेटर करने के लिए ज़रूरत है। और तीसरी बात, एक बहुत बड़ी बात यह है कि चाइना, इंडिया और म्यांमार ये एक ट्रायंगल बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तीनों का बॉर्डर क्या होता है, अटैच होता है। भारत का पूर्वोत्तर बेल्ट, इधर आपका चीन का लैंड मिलता है, इधर आपका म्यांमार का मिलता है। तो ये एक विशिष्ट स्थिति बन जाती है किसकी, इन तीनों देशों की। तो चाइना को भी आपको अगर देखें तो चाइना को भी कंट्रोल करने के लिए, कि चाइना का प्रभाव, चाइना का प्रसार ज़्यादा ना हो कहाँ पर, म्यांमार में। तो उसको भी देखने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, म्यांमार की ज़रूरत है। यानी कि चाइना के कंट्रोल को, जो आप जानते भी हैं, चाइना लगातार, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की हम बात करें, चाहे हम लोग बात करें भारत को घेरने की नीति हम बोलते हैं जिसको, सबको अब देखें, चाहे हम लोग बात करें कि उसका जो BRI है, उन सबको भी आप देखें, सबको फोकस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए म्यांमार की हमको ज़रूरत है। और एक बड़ी बात, कनेक्टिविटी, अपने पूर्वोत्तर के कनेक्टिविटी को लेकर दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि हमारी जो वर्तमान कनेक्टिविटी है पूर्वोत्तर में,
वो बहुत छोटी सी कनेक्टिविटी है दोस्तों। छोटी सी कनेक्टिविटी कैसे दोस्तों? जब हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को हमसे जोड़ता है। ये आप देखेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हम जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करें दोस्तों, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही जो है वो केवल हमारे भारत को हमारे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो केवल 18 किलोमीटर है। और बरसात के दिनों में तो बड़ी समस्या यहाँ पर हो जाती है दोस्तों। और केवल इससे पूरा पूरा हमारा क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट जुड़ता है। तो हम जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात भी करते हैं तो कहा जाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत कब होगी? जो लुक ईस्ट है फिर आपका एक्ट ईस्ट हुआ बाद में। तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है कि वो कामयाब तब होगी, शुरुआत तब होगी जब हम पहले नॉर्थ ईस्ट अपने स्टेट्स को देखेंगे, उनके संपर्क के लिए काम करेंगे, उनको जोड़ने के लिए काम करेंगे। तो वर्तमान में अगर आप देखें तो भारत तीन प्रोजेक्ट की हम बात करें तो एक तो कालादान, जो हम देखते हैं यहाँ पर कलकत्ता से लेके म्यांमार होते हुए हम लोग मिजोरम जा रहे हैं। अभी मैं दिखा दूंगा मैप के थ्रू, यानी कि आपका कलकत्ता से म्यांमार होते मिजोरम जाना, कालादान ट्रांजिट रूट आपने सुना होगा, पूरा प्रोजेक्ट आपका है। दूसरा में देखा होगा IMT सुना होगा, यानी कि आपका काम भारत से लेके सीधा आपका म्यांमार होते हुए, थाईलैंड होते हुए आगे वियतनाम तक जाते हुए दक्षिण चीन सागर की हम बात करेंगे। और एक और आपने सुना होगा जो हम लोग, आपने सुना नॉर्थ ईस्ट का हम लोग बात करें तो हमारा जो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है उसे ढाका से होते हुए और आपका अगरतला से जोड़ने की योजना, हालांकि उसमें बात चल रही है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो हम देखें चार कनेक्टिविटी, एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारी पहली कनेक्टिविटी जो है, दूसरी कनेक्टिविटी हमारा कालादान प्रोजेक्ट हो गया, तीसरा आपका IMT हो गया, और चौथा आपका जिसे बात चल रही है बांग्लादेश के साथ में कि कलकत्ता से ढाका और ढाका से कहाँ पर दोस्तों आपका अगरतला। ये तीन एक्स्ट्रा आपके क्या रूट्स की बात चल रही है। जैसे अभी मैंने बात करी कि आपका जो IMT क्या दोस्तों, ये हम देखें IMT इंडिया से, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, इंडिया से म्यांमार होते हुए और थाईलैंड तक रोड तैयार हो चुका है दोस्तों, पूरा बन चुका है। बीच में थोड़ा बहुत रास्ता बीच में नहीं बन पाया है, नहीं तो लगभग पूरा तैयार हो चुका है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पूरा हाईवे चलता भी है। म्यांमार तक जो पूरा रोड था वो तो बहुत पहले तैयार, 250 किलोमीटर बहुत पहले तैयार हो चुका था, उसे पूरा काम भी चल रहा था। अब तो वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, तो वो पूरा आपका ओपन हो चुका है। फिर इसको थाईलैंड तक, थाईलैंड से आगे इसको आगे ले जाके दोस्तों म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, इसको आगे वियतनाम तक ले जाने की योजना है ताकि हम दक्षिण चीन सागर तक जाकर पहुंचे बाय द रोड। दक्षिण चीन सागर तक जाने की योजना है, वियतनाम की भी यहाँ है और बातें चल रही हैं लाओस कंबोडिया से भी। इसके हम बात देखें कालादान जो प्रोजेक्ट हमारा पूरा है, कालादान जो हमारी प्रोजेक्ट की बात करें, देखिए दोस्तों यहाँ से कलकत्ता से बाय द सी, और जो सी रूट है ये आपका 539 किलोमीटर का सी रूट है जो आपका सितवे तक रखा है, स्टेट के सितवे तक जा रहा है। फिर इसके बाद एक कालादान रिवर है, कालादान रिवर से 158 किलोमीटर तक चल रहा है जो आपका प्लेटुआ तक जा रहा है, 150 बाय द रिवर बाय द बोट। और फिर आपका प्लेटुआ से जा रहा है ये बाय रोड, ये आपका मिजोरम में पहुंच रहा है, यानी कि जो भारत का मिजोरम स्टेट है वहाँ तक जा रहा है। पूरा कालादान ट्रांजिट रूट है ये, ठीक है दोस्तों। व्यापार मार्ग के लिए, यानी कि पूरा व्यापार के लिए यूज़ किया जाएगा, पब्लिक का नहीं, व्यापार की ट्रांजिट को बोलते हैं, व्यापार के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो व्यापार के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। तो ये तीन कनेक्टिविटी हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए बेटर होगा। दूसरा, जब हम लोग बाई रोड वियतनाम तक पहुंच जाएंगे, दक्षिण चीन सागर तक पहुंच जाएंगे, तो ये चीन के लिए भी चिंता का कारण बनेगा। चीन को भी हम, जो चीन हमारे नेबर में आके सी पैक बना रहा है या और बहुत सारे उसके क्या हैं, चाहे वो म्यांमार के साथ में मिलकर अपने पूरा फ्रेंडशिप रोड्स बना रहा है, उन सब को काउंटर करने के लिए भी एक अच्छी खासी पॉलिसी हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग भारत क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो आपने कई क्षेत्रों से देखा। एक थोड़ा सा कंपेयर करें वर्तमान में इंडिया और चाइना के बीच में म्यांमार को लेकर कि इंडिया क्या कर रहा है, म्यांमार क्या, वो चाइना क्या कर रहा है, उसको थोड़ा जान लेते हैं। जानकारी जरूरी होनी चाहिए क्योंकि चाइना ही म्यांमार में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि भारत की जो नीति है वर्तमान में भी वो चाइना केंद्रित है, म्यांमार में नहीं चाहता भारत की चाइना अपने आप को क्या करे, अपने पैर को मजबूत करे। मजबूत करेगा तो ये हमारे लिए भविष्य में नहीं, वर्तमान में भी क्या होगी, दिक्कतें पैदा होंगी। चीन की नीति इसी प्रकार की है। डैप टैप की हम बात करें, किसी की बात भी हम करें,
हम इंडिया की और म्यांमार की अगर ट्रेड की बात करते हैं तो 1.6 बिलियन डॉलर का दोनों के बीच में क्या व्यापार है। भारत ने अनुदान दिया है 2 मिलियन डॉलर का। अभी प्रपोज किया है पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, 6 बिलियन डॉलर की हम लोग वहाँ पे एक पेट्रोल रिफाइनिंग लगाएंगे। इंडिया सितवे पर डीप वाटर प्रोजेक्ट की जो सितवे है और वहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिकल जोन भी डेवलप कर रहा है भारत, यानी कि सेज बना रहा है। और पूरा आपका क्या सितवे डीप वाटर प्रोजेक्ट पे भी इंडिया क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इधर हम चाइना की बात करें, चाइना और म्यांमार के बीच में जो ट्रेड है वो 18 बिलियन डॉलर का है। दोस्तों बड़ा डिफरेंसेस है, करीब आप देखिए उसको 1.5 बिलियन और यहाँ पे कितना है आपका 18 बिलियन, बहुत बड़ा गैप है। और अगर हमने चाइना को काउंटर नहीं किया तो गैप बढ़ जाएगा, तो फिर म्यांमार और चीन, यानी मैं कहूँगा म्यांमार की मजबूरियाँ ज़्यादा हो जाएंगी चीन के साथ संबंध अच्छा बनाने के लिए, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अगला BRI पार्टनर बन चुका है म्यांमार, भारत अभी तक भी BRI का पार्टनर नहीं है। BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चीन का, क्योंकि इंडिया तो उसको BRI को कई तरह के संदेह से देख रहा है, आप जानते होंगे दोस्तों, एक संदेह के लिए नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि चाइना जो है BRI के माध्यम से, इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से एक डेप ट्रैप लेके चल रहा है, छोटे छोटे देशों को ऋण जाल में फंसा रहा है। और अमेरिका जैसे देश तो ये बोलते हैं कि चीन का उद्देश्य केवल और केवल अपना आर्थिक प्रभाव पैदा नहीं करना है, आर्थिक प्रभाव जमाना नहीं है, वो तो भविष्य में क्या करना चाहता है, इसको पूरा का पूरा कंट्रोल भी करना चाहता है, क्योंकि पूरा साम्यवादी देश है। वो तो अपनी विदेश नीति को बोलता है कि मेरा तो मकसद ये है कि अपने आपकी सीमाओं को विस्तार भी करना। तो जिस प्रकार की अग्रेसिवनेस देखी गई है दक्षिण चीन सागर में देखें आप, या भारत के साथ आप देखें लद्दाख में चल रहा है, तो उसका पूरा है ही कि मैं अपनी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। तो भारत को संदेह की दृष्टि से देखता है BRI को। भारत पार्ट नहीं है, लेकिन क्या है आपका म्यांमार पार्ट है। इसके अलावा चाइना म्यांमार इकोनॉमिकल कॉरिडोर भी डेवलप कर रहा है। ये देखिए आप, हम यहाँ से लेके पूरा आपका म्यांमार से लेके और ये आपका कुमिंग तक, चाइना तक आपका ये क्या जा रहा है, दोनों का एक पूरा कॉरिडोर डेवलप कर रहा है। चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया, चाहे रेलवे की बात करें, हाईवेज की बात करें, डीप सी पोर्ट की बात करें, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट क्या है चाइना का, किसके अंदर है, म्यांमार के अंदर है। तो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि चाइना को काउंटर करे, चाइना को क्या करे, नियंत्रण करे, चाइना को क्या करे, कंट्रोल करे। तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है किसकी, भारत की, म्यांमार की भारत के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। और अगला आपका दोस्तों क्या, बौद्ध धर्म की हम बात करें, बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है म्यांमार हमारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो बौद्ध धर्म को मानती है और बौद्ध कंट्री की तरफ से है पूरा, और बौद्ध धर्म को लेके चल रहा है पूरा, बौद्ध धर्म को लेके काम कर रहा है पूरा। तो बौद्ध धर्म के लिए भी, क्योंकि एक पूरा हमारा क्या धार्मिक संबंध बन जाता है, उसको लेकर भी म्यांमार हमारे लिए क्या बनता है, एक इम्पोर्टेंट कंट्री, एक महत्वपूर्ण देश हो जाता है दोस्तों। हम बात करें कि वर्तमान सरकार जो वहाँ पर ये परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को लेकर किस प्रकार का नज़रिया अपनाएगी, किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाएगी, क्या नज़रिया अपनाएगी, क्या दृष्टिकोण अपनाएगी, क्या करना चाहिए। दोस्तों माना ही जा रहा है, देखिए आप जानते भी होंगे वैसे मोदी सरकार के बारे में, माना क्या जाता है, ये है भी राष्ट्रीय हित को महत्वपूर्ण मानने वाली सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट फोकस करने वाली सरकार है। अगर भारत थोड़ा भी म्यांमार से दूरी बढ़ाता है तो ये म्यांमार से दूरी बढ़ाना चीन के लिए एक अच्छा अवसर होगा इन दूरियों में, यानी कि जो खाई बनेगी उस खाई को भरने में चीन अपनी भूमिका निभा सकता है। यानी कि चीन क्या करेगा, उस मौके का फ़ायदा उठाएगा और भारत का पूर्वोत्तर फिर से अशांत हो सकता है, हमारा एक पड़ोसी, पूर्वोत्तर पड़ोसी हमसे क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। तो हम ये भी नहीं करेंगे। और जैसे हम जानते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र होने के नाते क्योंकि हम मानवाधिकारों की बात करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीयता की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, क्योंकि हम सिद्धांतों पे चलने वाले भी देश हैं, साथ में राष्ट्रीय हित पर भी फोकस करना है। तो भारत एक मध्यम मार्ग को लेकर चलेगा। सैद्धांतिक तौर पर अगर हम देखें तो सैद्धांतिक रूप से
हम लोकतंत्र की बातें, जैसे आप देखा भी हमारे विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत सधा हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है कि हम लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र हो, और हम नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्तमान सैनिक सरकार है उसको भी नाराज़ नहीं करना, अगर नाराज़ होती है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। और मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बोलता हूँ, म्यांमार की सेना जो सरकार है, यानी कि जो सैनिक रूल है, जुंटा गवर्नमेंट है, वो भी नहीं चाहते कि चीन से नज़दीक हो, लेकिन जब तुमने मेरा दामन छोड़ दिया, तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, तो मैं मजबूर था, मैं उस मजबूरियों का नाम नहीं बनना चाहता। हम नहीं चाहते कि हम उन मजबूरियों का नाम बने। भारत कभी नहीं चाहेगा कि वो मजबूरी के कारण बने। तो भारत क्या करेगा, मध्यम मार्ग अपनाएगा। ये बात मैं फिर बोल रहा हूं कि म्यांमार की सैनिक सरकार भी नहीं चाहती चीन से ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ाना, वो भी चाहती है। मैं आगे चर्चा करूंगा म्यांमार आगे क्या। तो भारत एक मध्यम मार्ग अपनाएगा, सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र की भी बात करता रहेगा, क्योंकि जिस समय आपको याद होगा, मैं भी चर्चा करूंगा, जो आंग सांग सूकी हैं वो जिस समय नज़रबंद थी तो भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी आंग सांग सूकी को सैनिक शासन के दौरान नज़रबंदी से रिहा कराने में। तो भारत ऐसी ही भूमिका में रहेगा, एक मध्यम मार्ग अपनाएगा दोनों के साथ, चाहे वो लोकतंत्र की बात हो चाहे वो सैनिक सरकार की बात हो। सैनिक सरकार से रास्ता नहीं तोड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। भारत और म्यांमार थे, भारत और म्यांमार हैं, और भारत और म्यांमार रहेंगे, यानी कि देश रहना चाहिए। तो म्यांमार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सैनिक सरकार या एक लोकतांत्रिक सरकार वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात ये भी है दोस्तों, नैतिकता। हालांकि बात कही जाती है कि भाई भारत एक सिद्धांतों पे चलने वाला देश, सब कुछ बातें सही हैं, लेकिन अगर हम सिद्धांतों पे चलते रहे, थ्योरी पे चलते रहे, तो क्या होगा। पहले हम जानते हैं नेहरू जी की पॉलिसी, कई पॉलिसी से बहुत आदर्शवादी होकर काम नहीं चलता है। और वर्तमान आईआर तो ये मानता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो ये मानती है, विचारधाराएं भले अलग हो, सोच मिलती है ना मिलती हो, लेकिन राष्ट्रीय हित अगर मिलते हैं, नेशनल इंटरेस्ट अगर मिलते हैं, तो आपस में बातचीत हो सकती है, कुछ मुद्दों पर डिस्कशन हो सकता है, सहमति बन सकती है। आप देखिए भारत और अमेरिका के संबंध, कुछ मुद्दों पर आपको सहमति दिखाई देगी, साथ मिलकर चलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कुछ मुद्दों पर टकराव है। राष्ट्रीय हित की बात है। भारत और चीन के संबंध, जब बॉर्डर इश्यूज आते हैं तो दोनों एक दूसरे सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत से मुद्दों पर दोनों में क्या है, सहमति है, काम कर रहे हैं मिलकर। व्यापार देखिए बढ़ रहा है, कम तो नहीं हुआ व्यापार। ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस कम हो गया, व्यापार कम हो गया, नहीं, व्यापार झुका तो ट्रेड झुका तो चल रहा है। तो नेशनल इंटरेस्ट महत्वपूर्ण रहते हैं। माना जाता है कि नैतिकता ठीक है, नैतिकता अच्छी बात है, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन हित भी महत्वपूर्ण है। ज़्यादा आदर्शवादी हो गया काम चलने वाला नहीं है। जैसे तो वर्तमान सरकार अच्छा खासा क्या करेगी, मध्यम मार्ग अपनाएगी और दोनों के साथ संबंधों को, ताकि हमारी दूरी चीन की नज़दीक का कारण न बने, क्योंकि म्यांमार हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है देश के लिए। अब दोस्तों अगला प्रश्न, म्यांमार में तख्ता पलट क्यों हुआ, क्या लगता है, क्या रीजन है कि म्यांमार में तख्ता पलट होने के क्या कारण रहे। कुछ कारणों को मैंने सोचा आपको डिस्कस करूं, बताऊं। मुख्यतः यहाँ पर 3 कारण की मैं चर्चा करूंगा कि म्यांमार में सैनिक शासन क्यों हुआ, या इसके कई कारण। पहला, सेना अध्यक्ष की महत्वाकांक्षा, यानी कि जो समय आर्मी के चीफ हैं उनकी इच्छा थी राष्ट्रपति बनने की, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो अभी जुलाई 2021 में पूर्ण होने वाला है। इसके बाद उनकी इच्छा थी कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। और हुआ क्या, जब नवंबर 2020 में चुनाव हुए तो जो उनके समर्थित पार्टी थी उसको केवल 7% ही वोट मिले। अब उनका जो सपना था राष्ट्रपति बनने का, सपना तो क्या हो गया, धूमिल हो गया, तो वो तो हो नहीं पाएंगे। तो उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भी ये कार्य हुआ है। दूसरा क्या था कारण, कि सेना की सत्ता पर कमजोर पड़ जाने की शंका। जिस प्रकार से आंग सांग सूकी का रुतबा और कद बढ़ रहा था, कहाँ पर, आपका म्यांमार की राजनीति के अंदर। क्योंकि जो ये नवंबर 2020 में जो इलेक्शन हुए हैं,
वो कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुए कि सेना को ये उम्मीद थी कि जो म्यांमार की पार्टी है आंग सान सू की एनएलडी, वो उतना ज़्यादा बहुमत नहीं ला पाएगी। उनका बहुमत क्या होगा, कम होकर हमारी जो पार्टी समर्थित पार्टी है, जो मिलिट्री समर्थित पार्टी है, उसका बहुमत अच्छा आएगा और वो क्या होगी, सरकार बनाएगी या एक मिलीजुली सरकार बनेगी, ये सोच रही थी। क्यों ऐसा था? एक तो क्या था कि जो रोहिंग्या इशू था, यानी कि रोहिंग्या के ऊपर जो वहाँ पर सब मामला हुआ था म्यांमार के अंदर, पूरा जो संकट क्राइसिस क्रिएट हुआ था, इससे आंग सान सू की अंतर्राष्ट्रीय क्या हुई थी, बहुत आलोचना हुई थी। दूसरा क्या था कि वहाँ पर जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म की उम्मीद की गई थी 2015 के चुनाव के बाद म्यांमार के अंदर, तो उतने इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स नहीं हो पाए थे जितनी होप की जा रही थी आंग सान सू की के 2015 में सत्ता में आने के बाद, वो उतने रिफॉर्म हो नहीं पाए थे। तीसरा, केवल एक ग्रुप के अलावा, कौन सा ग्रुप, जो वहाँ मैंने आपको बात करी कि जो वहाँ पर मेनली बामर जो लोग थे, उन लोगों के अलावा, हालांकि 70% पॉपुलेशन वहाँ पर बामर लोगों की है, बाकी अदर में से मैंने कहा करीब 130 वहाँ पर क्या एथनिसिटी है, लेकिन बामर लोगों में क्या था कि हम उनकी बात करें तो उनमें जो पकड़ बनती जा रही थी किसकी, आंग सान सू की, वो एक चिंता का विषय बन रही थी। लेकिन जितने और ग्रुप थे उनमें आंग सान सू की प्रसिद्धि कम हो रही थी, लो हो रही थी। तो कई कारण सेना को लग रहा था कि हो सकता है कि उनको इतनी सरकार सत्ता ना मिले, लेकिन हुआ उल्टा। पिछली बार से ज़्यादा, यानी कि 2015 से ज़्यादा इस बार एनएलडी को, आंग सान सू की पार्टी को क्या मिली दोस्तों, सीटें मिली, उनको बहुमत मिला। क्लियर? अब इसके अलावा भी दो तीन चीजें और भी हुई। दो तीन चीजें क्या हुई, जो आंग सान सू की है उन्होंने भी क्या किया, जानबूझकर संविधान में संशोधन किया। हालांकि संशोधन का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 2015 के बाद सरकार ने 2020 के चुनाव से पहले संशोधन पेश किए, वो पास नहीं हुए। हालांकि जानते थे आंग सान सू की कि वो जो संशोधन है पारित होने ही नहीं है। रीजन, क्योंकि वहां की जो सेना है दोस्तों, उस सेना का कंट्रोल म्यांमार के अंदर बहुत ज्यादा है। अभी मैं चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। लगभग 25% सीटें म्यांमार की विधायिका की, पार्लियामेंट की, सेना के पास में रिजर्व हैं, और कई मंत्री पद, जैसे रक्षा मंत्री का पद भी सेना के पास में रिजर्व है। ये 2008 के संशोधन के द्वारा कर दिया गया था म्यांमार की सेना के द्वारा, जिससे सत्ता परिवर्तन हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी पकड़ मजबूत रहे। तो उनको पता था कि हम पास नहीं करा पाएंगे, बिल पास नहीं होगा, लेकिन ये जनता को दिखाने के लिए हम क्या चाहते हैं, रिफॉर्म्स चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं, लेकिन सेना नहीं करना चाहती। तो ये था कि इस बार जब इतने बड़े बहुमत से आई है तो इस बार वो संशोधन कर ही देंगी। और सबसे बड़ी बात क्या थी, रोहिंग्या को लेकर माइनॉरिटी जो थी वो तो क्या थी, आंग सान सू की के विरोध में थी, लेकिन जो वहां की आपकी मेजोरिटी थी, बामर जो पीपल थे, उनमें आंग सान सू की लोकप्रियता थी, बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उनके तो वो हीरो हो गई थी। दुनिया भली आलोचना कर रही है आंग सान सू की ने क्या ह्यूमन राइट्स का वायलेंस किया, यहां तक कि सेना की पैरवी तक की। और ये चीज भी म्यांमार की जनता को, खासकर मैं बोल रहा हूं बामर लोगों के बीच में क्या था, ये बड़ी बात हुई। आप जानते हो, सुना होगा आपने कि जब पूरा रोहिंग्या इश्यू को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बातें हुई, इंटरनेशनल कोर्ट में मामला गया, तो वहां पर आंग सान सू की आर्मी का बचाव करते हुए दिखी। तो इन सब बातों ने आंग सान सू की को एक हीरो बना दिया। कहां पर, म्यांमार के अंदर, और खासतौर से बामर लोगों के अंदर। तो सेना को ये पूरी उम्मीद थी कि इस बार अगर वो सत्ता में आ जाती है तो सरकार बना ली, और बना भी ली कि अब क्या था कि पहला सत्र स्टार्ट होना था, पहला ही दिन था, उस दिन उनको गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर लिया गया कि इस बार संशोधन कर ही देंगी, क्योंकि इन लोगों का समर्थन सबसे ज़्यादा है और यही लोग वहाँ पे आर्मी में, यही लोग वहाँ पे राजनीति में क्या करते हैं, प्रभावी भूमिका में। क्लियर दोस्तों? जैसे जैसे सत्ता कमज़ोर हो रही थी सेना की, तो सेना को यह भी लग रहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, वो भी कमज़ोर पकड़ होती चली जाएगी। अब इकोनॉमी तो बड़े मायने करती है। आप देखेंगे जितनी भी वहाँ परियोजना है, चाहे वो चीन के द्वारा चलाई परियोजना हो या कोई और परियोजना हो, और मोस्टली चीन के द्वारा जितनी परियोजना चल रही है, सैकड़ों की तादाद में जितनी परियोजना वहाँ पर चल रही हैं, उन सब में सेना की हिस्सेदारी है।
तो डर ये था कि अगर इस बार सत्ता में आ जाती हैं और मजबूत तरीके से संशोधन कुछ कर देती हैं, हमारी पकड़ कमज़ोर होगी तो हमारी इकोनॉमी भी क्या होगी, कमज़ोर होगी। और ये केवल आर्मी चीफ की बात नहीं, पूरी सेना के जो अधिकारी उन सबके बारे में बात है, पूरी सेना की बात है। तो इन कारणों से तख्ता पलट होना पर क्या था, सेना के लिए असंभावी बन गया था और जरूरी हो गया था। लेकिन इस तख्ता पलट से क्या हुआ दोस्तों, आंग सांग सूकी का कद और अधिक बढ़ गया। जो अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हो रही थी आंग सांग सूकी की, अब वो पूरा का पूरा क्या हो गया, आंग सांग सूकी के फेवर में आ गया है। दुनिया को ये लगने लगा है कि आंग सांग सूकी जो ये कर रही थी, सेना को समर्थन दे रही थी, वो इसलिए भी दे रही थी कि सेना का जो प्रभाव है उनसे ज़्यादा ना बन जाए, क्योंकि वहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो रोहिंग्या के अगेंस्ट हो चुकी थी। और उस समय अगर वो आर्मी को सपोर्ट ना करती या मेजॉरिटी पॉपुलेशन सपोर्ट ना करती तो उनका दोबारा सत्ता में आना क्या था, मुश्किल था। इस प्रकार का भी एक विचार आने लगा है। वो बात सही है कि वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट काम किया, तमाम तरह की सब बातें हैं, लेकिन एक ये पहलू भी राजनीति में निकल कर आया है। और दोस्तों देखिए क्या होता है ना, जब हम बात करते हैं नैतिकता की बात करते हैं और जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, व्यवहारिकता की बात करते हैं, दोनों जमीन आसमान का अंतर होता है। कई बार राजनीति में इस प्रकार के निर्णय भी लेने पड़ते हैं, इस प्रकार की काम भी करने पड़ते हैं, इस प्रकार की बातें बोलनी पड़ती हैं जिससे हम सत्ता में रहें, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे मायने होते हैं। क्योंकि जो ये इतना बड़ा जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनके अंदर अगर हम रोहिंग्या को लेकर बात करें तो एक जो फीलिंग, एक इमोशंस होने चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। कोई सहानुभूति तक नहीं है रोहिंग्या के अंदर, रोहिंग्या को लेकर। तो ऐसी पॉपुलेशन के अगेंस्ट अगर बोल देती, आर्मी के अगेंस्ट बोल जाती, तो आंग सांग सूकी का राजनीतिक करियर ऑटोमेटिकली, पॉलिटिकल करियर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता। तो एक ये भी चीज निकल कर आई, जनता उनके लिए प्रोटेस्ट कर रही है, गोली खाने के बाद भी, गोलियां लगने के बाद भी लोग प्रोटेस्ट करने रोक नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब आंग सांग सूकी का कद क्या हो रहा है दोस्तों, बड़ा हो रहा है, बड़ा कद हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है चीन की भूमिका। ये बड़ा प्रश्न सामने आया है कि चीन की भूमिका क्या है इस तख्ता पलट में। जो ये सिस्टम आया, सरकार आया, इसमें चीन की भूमिका क्या है, आइए जानते हैं चीन की भूमिका। देखिए दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करता है, उसको राष्ट्रीय हित से महत्वपूर्ण है, नेशनल इंटरेस्ट पर उसका फोकस है, किसी और चीज़ पर नहीं दोस्तों। उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय हित। वो केवल नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, कोई आए कोई जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे केवल अपना इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए। आंग सांग सूकी थी, उनके साथ भी उनके अच्छे रिलेशन थे, और आंग सांग सूकी चाइना की गुड बुक में थी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट, और खुद चाइना के प्रेसिडेंट जो थे वो म्यांमार घूमने भी आए, विजिट करने आए, यात्रा पर आए, और कई प्रोजेक्ट आंग सांग सूकी के साथ में साइन किए। तो यानी कि आंग सांग सूकी तो उनके फेवर में काम कर रही थी, तो चाइना क्यों तख्ता पलट कर आएगा। और सेना के साथ भी अच्छे रिलेशन है, ऐसा नहीं कि सेना के साथ बुरे रिलेशन है, लेकिन जब आंग सांग सूकी काम कर रही तो उसको क्या जरूरत थी, पहली बात। दूसरी बात, भाई म्यांमार में अगर अस्थिरता उत्पन्न होती है, अस्थिरता फैलती है, वहाँ पे इस पर प्रोटेस्ट होते हैं। चीन का एक बहुत बड़ा निवेश, अभी मैं जब ट्रेड की बात की, ट्रेड के अलावा सैकड़ों परियोजनाएं हैं चीन की जो म्यांमार के अंदर चल रही हैं। वे सारी परियोजनाएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, ठंडे बस्ते में चली जाएंगी, उनमें दिक्कत होगा, इतना निवेश क्या होगा, प्रभावित होगा, इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा। ये दिक्कत है हमारे साथ में, चीन के साथ में है, तो अस्थिरता। दूसरा, ये बात सही है कि दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव पड़ाना चाहता है, बंगाल की खाड़ी तक पहुंचना चाहता है, ये बात सत्य है, सही है, तो उसको म्यांमार की जरूरत है। तो चीन हमेशा ये चाहता है, उसका राष्ट्रीय ये है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो सेना की सरकार हो, सैनिक सरकार हो, या आपकी लोकतांत्रिक सरकार हो, वो चीन के नेशनल इंटरेस्ट को लेकर किसी भी तरह से कभी भी समझौता करती न दिखाई दे। वो चाहता है बे ऑफ बंगाल तक आना, जो भी सरकार उसको बे ऑफ बंगाल तक दे देगी, चाहे वो सैनिक सरकार हो या लोकतांत्रिक सरकार हो, वो उससे खुश है, उसे कोई मतलब ही नहीं है, ये इंटरेस्ट है उसका। चीन को लेकर म्यांमार हमेशा, अब देखिए हम म्यांमार की सेना की बात भी करें, 1962 में मैंने कहा आपको, विकल्प ना होने की स्थिति में म्यांमार की सेना को चीन के साथ हाथ मिलाना पड़ा, समय बनाने पड़े, लेकिन एक डर भी था कि चीन कहीं ऐसा ना हो उनको निगल ना जाए,
हमारे पूरे हमारे देश को खा ना जाए। उसी के लिए माना भी जाता है कि 2010 में जो म्यांमार के अंदर चुनाव हुए, सेना सरकार ने, सैनिक सरकार ने, जुंटा गवर्नमेंट ने जो चुनाव कराए, उसके 3 कारण थे। तो इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था सरकार के ऊपर, एक एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और तीसरा चीन का भी डर था कि कहीं चीन हमको निगल ना जाए। उसको लेकर भी क्या था दोस्तों, चीन ने पूरा कार्य किया था। म्यांमार सरकार, तो जो म्यांमार की सेना है वो इस बात को जानती है कि चीन का एक डर फेर है, तो सेना भी नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा संबंध हमारे क्या हो, चीन से बने। तो कुल मिला के चीन की भूमिका कम नजर आती है कि चीन ऐसा कुछ कर रहा था, क्योंकि रीजन कहता आंग सांग सूकी से भी क्या थे, बेटर रिलेशन से, और जो काम सैनिक सरकार कर सकते वो आंग सांग सूकी से चल रहा था। तो नोट एन इशू, चीन की बहुत बड़ी भूमिका दिखाई नहीं देती। लेकिन आप आंदोलन प्रदर्शन जो देख रहे हैं वो चीन के बाहर भी हो रहे हैं। हमारे लिए तो अच्छा है कि चीन की एक नकारात्मक छवि म्यांमार के अंदर बने, ताकि वहाँ के लोग भी भारत के फेवर में हो, भारत के पक्ष में हो। और कभी भी कोई सरकार आए जाए और भारत के अगेंस्ट कुछ बोले तो क्या होगा, वो जनता क्या होगी, भारत के पक्ष में खड़ी होगी, वहाँ पर आंदोलन होंगे फॉर द इंडिया। तो ये अच्छी बात है, भारत के लिए कोई बुरी बात नहीं है। म्यांमार की बात करें, जब मैं आपको बता रहा था कि सेना दुनिया से अलगाव के बाद भी चीन से अच्छा संबंध बनाए, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं था। और ये आज भी हम बात करें कि अगर हम म्यांमार के नॉर्थ को देखें तो म्यांमार का जो नॉर्थ है, जो इंडिया से सटा हुआ बॉर्डर आपका है पूरा, वहाँ पे करीब 26 आपके क्या हैं, इंसर्जेंस, यानी कि आपके जो उग्रवादी समूह हैं, इंसर्जेंस ग्रुप्स हैं, वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो केवल और केवल म्यांमार में नहीं, इंडिया म्यांमार दोनों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, दोनों में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो उन सभी ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए भी ज़रूरत है कि सेना जो है इस बात को समझे कि चीन की भूमिका क्या हो सकती है, क्या नहीं। तो सेना का भी ये रुझान रहा है कि सेना चीन को बहुत अच्छा नहीं मानती है, और चीन को अपने इंटरेस्ट से मतलब है। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, उसे केवल क्या करना है, अपना हित पूरा होना चाहिए, अपना नेशनल इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए। तो अभी तो जो वर्तमान हालात को देखते हुए लग रहा है कि जिस प्रकार आंग सांग सूकी से भी उनके अच्छे रिलेशन है और सैनिक सरकार से भी चीन के अच्छे रिलेशन है, उसमें कुछ देखने को उस प्रकार का नहीं मिल रहा है कि हम चीन पे अगर सीधा प्रश्न उठाएंगे चीन के साथ क्या है, इस प्रकार के रिलेशंस होंगे कि चीन ने इस प्रकार कोई भूमिका निभाई होगी। अगला, तख्ता पलट पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या, अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है, यूके की प्रतिक्रिया आई है, ईयू की प्रतिक्रिया, यूएनओ की प्रतिक्रिया, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की। बात ये उठती है कि अमेरिका इतना हंगामा कर क्यों रहा है म्यांमार को लेकर, और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात क्यों कर रहा है। देखिए दोस्तों, होता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बात सभी करते हैं, नैतिकता की, आदर्श की, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है हर देश सब नैतिकताओं का उल्लंघन कर देता है। बहुत बात करता है मानवाधिकार की अमेरिका, लेकिन आप भी जानते हैं कि इंटरनेशनल टेररिज्म में कितनी बड़ी भूमिका अमेरिका की है, चाहे वो तालिबान को लेकर हो, चाहे ISIS को लेकर हो। तालिबान का विरोधी बनने से पहले तो तालिबान, यही तो वो तालिबान है। इमरान खान भी कह चुके हैं कि तालिबान को, हमारे जो मुजाहिदीन थे उनको ट्रेन किया अमेरिका ने USSR को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए, और फिर ये मुजाहिदीन जो थे यही बाद में तालिबान बनाए, तालिबान से फिर लड़ा और आज तालिबान से वार्ता किया, यानी कि अपने इंटरेस्ट को देखता है, अपने हित को देखता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। तो जो ह्यूमन राइट्स की बात है, इथिकल वैल्यूज़ की बात है, इमोशंस की बात है, IR के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर, ये सिर्फ एक बाहरी मुखौटा होता है, अंदर से केवल और केवल अपने राष्ट्रीय हित देखे जाते हैं। क्योंकि अब लोकतांत्रिक सरकारी क्यों ना हो भाई, जनता तो ये देखती है ना कि किस सरकार ने, किस प्रधानमंत्री ने, किस मुख्यमंत्री ने हमारे लिए अच्छा काम किया। जो अच्छा काम करे वो दोबारा सत्ता में आएगा। मोदी जी अच्छा काम किए तो दोबारा सत्ता में आ गए, अब दोबारा अगर सत्ता में आना है 24 में, फिर दोबारा से अच्छा काम दिखाएंगे। तो वो तो अगर विदेश में जाएंगे तो अपने इंटरेस्ट को पूरा करेंगे अगर अपने देश के लिए कुछ नहीं लाए तो कहेंगे यात्रा बेकार थी, लोग तो कहीं फालतू घूमते रहते हैं, बेनिफिट कुछ है नहीं, यही तो कहेंगे। कहते भी हैं लोग कि मोदी जी देश में तो रुकते नहीं, विदेशों में घूमते रहते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए भी, देश के लिए भी।
तो अमेरिका क्या क्या नेशनल इंटरेस्ट है दोस्तों, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट निकल के आता है अमेरिका का? अमेरिका तो वर्तमान में सिर्फ एक पर फोकस कर रहा है, वो चीन, कि चीन के प्रभाव को कैसे रोकें। क्योंकि चीन का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ेगा तो जो सुपर पावर अमेरिका बात करता है, यूनिपोलर वर्ल्ड की बात अमेरिका करता है, या सुपर पावर जो अमेरिका है, ये सीधे सीधे चीन के द्वारा चुनौती आप जानते हैं। ट्रंप प्रशासन के दौरान कई बार कहा भी गया, जो माइक पोम्पियो थे उन्होंने कई बार कहा कि चीन जो है यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहा है और जिसमें सत्ता केंद्र वो होना चाहता है। इस तरह की बात चीन बोल चुका है, अमेरिका बोल चुका है। यहां तक कि नाटो के मीटिंग के दौरान ये भी कहने लगा है कि अब रशिया पर फोकस हटाइए, फोकस कीजिए चीन के ऊपर। अब चीन बड़ा शत्रु है लोकतंत्र का, क्योंकि चीन केवल अपना आर्थिक प्रभाव नहीं बढ़ा रहा है, चीन आर्थिक प्रभाव बढ़ाने के बाद राजनीतिक रूप से क्या करेगा, सत्ता पर कंट्रोल करेगा। क्योंकि ये आप जानते हैं कि साम्यवादी देश है, साम्यवादी देश तो सही बात मानते ही नहीं, वो तो सिर्फ दो ही चीज बात मानते हैं, या तो अमीर हैं या गरीब हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी ही तो थी ना, मजदूर किसान सब एक हो जाओ, इससे की बातें करने वाले देश हैं, इससे की बात करने वाले मुल्क हैं, बाकी किसी को मानते नहीं है। तो कहते हैं कि चीन जो आज केवल और केवल आर्थिक बात कर रहा है, वो आर्थिक नहीं, भविष्य में राजनीति की बात भी करेगा और ये क्या करेगा, विश्व पे कंट्रोल करेगा। तो यही जब अमेरिका को है, अमेरिका के साथ यूके को भी यही बातें हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। और मैं देखता हूं कि दूसरे देश को रोकने के लिए, चाहे इंडिया के बारे में बात करें, पर्यावरण का मुद्दा है, मानवाधिकार का मुद्दा है, तमाम तरह की बातें हैं। जब अपने यहाँ पर कुछ भी होता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब दूसरे देश में आता है तो बड़े बड़े झंडे, ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े झंडे सब लेकर आते हैं, किसके लिए, दूसरे देश के अगेंस्ट। आपने अफगानिस्तान में कितने बम गिराए, इराक के अंदर कितने बम आपने गिराए, क्या किया, इसका कोई हिसाब नहीं है। क्लियर? तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुल मिला के हाँ, ये जरूर है कि आंग सांग सूकी का जो कद था अंतर्राष्ट्रीय, वो बड़ा रहा, एक मजबूत कद आपको देखने को मिला। दोस्तों, थोड़ा सा हम म्यांमार के इतिहास में भी नजर डालते हैं, क्योंकि म्यांमार के अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सेना और राजनीति अलग अलग चले हैं। आपको देखने को मिलेगा कि सेना में से ही आपकी पॉलिटिकल पार्टीज निकली हैं, सेना में से आपकी पॉलिटिकल पार्टी निकली है और इन्होंने उसमें से निकल कर क्या किया है, काम किया है। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सेना और राजनीति के अंदर जो एक संबंध रहा है उसको भी देखते हैं। पूरा एक इतिहास हम म्यांमार का देखते हैं, म्यांमार का इतिहास देखने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा दोस्तों म्यांमार की एक हिस्ट्री की बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि इसके जाने बगैर भी हम वर्तमान म्यांमार को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जो आंग सांग सूकी आज वर्तमान में नेता जो नज़रबंद हुई हैं, उनका भी एक इतिहास है, उसको भी आप जानें। और सेना के राजनीति में कैसे एंट्री हुई, क्योंकि लोकतंत्र में इस प्रकार की एंट्री होना पाकिस्तान में दिखाई देता है, वहाँ पर ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन और देशों में इस प्रकार की चीज़ें होने के कारण बनते हैं, इस प्रकार के घटनाक्रम होने के कारण बनते हैं। तो ये क्यों हुए, किन परिस्थिति में, उन सब की हम बात करेंगे। बात करते हैं तो पहले म्यांमार पहले एक सिटी स्टेट था, फिर पैगन डायनेस्टी वहाँ पर आई, फिर टोनगो डायनेस्टी, फिर कोनवोंग डायनेस्टी। फिर हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ की नज़र यहाँ पर पड़ी, मान सकते हैं। अंग्रेज़ों ने म्यांमार से युद्ध लड़े, ट्रीटी की, व्यापार को लेकर, काफ़ी चीज़ों को लेकर वहाँ पर था, म्यांमार की आवश्यकताएँ थी। फाइनली 1885 में म्यांमार जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना और म्यांमार को ब्रिटिश ने भारत का एक प्रांत, एक प्रोविंस बना दिया था। प्रांत बनाने के बाद 1935 में, जैसे मैंने बताया कि जब भारत में नेशनल मूवमेंट बहुत उग्र था, तो ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, तो म्यांमार को क्या कर भारत से अलग कर दिया गया था, एक अलग कॉलोनी के रूप में घोषित कर दिया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं दो ग्रुप बने थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, इटली। तो जापान ने म्यांमार पर अटैक किया, ब्रिटिश से छीना और उस पर कंट्रोल किया म्यांमार के ऊपर जापान ने। अब जापान क्या था, युद्ध लड़ रहा था, और भी युद्ध लड़ने थे, आगे भी लड़ने थे।
तो उन युद्ध में आगे लड़ने के लिए उसको म्यांमार से बाहर निकलना था। तो म्यांमार से बाहर निकलने के लिए उसको ज़रूरत थी वहाँ की एक लोकल आर्मी की, ताकि थोड़ा म्यांमार की आर्मी को भी यूज़ करे और अपनी आर्मी को और मिशंस में लगाए और ऑपरेशन में लगाए। तब जापान ने क्या किया, जापान ने एक लोकल आर्मी वहाँ पर बनाई, बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी BIA। जो ये BIA बनी, तो BIA जब बनी, BIA के अंदर काफ़ी सारे इश्यू जापान से क्रिएट होने लगे। जापान एक तरह से एक तानाशाही सिस्टम को चलाते थे। कहने को तो कहा गया कि हमने ब्रिटिश से तुम्हें आज़ादी दिलाई है, लेकिन काफ़ी सारे कंट्रोल और बहुत ज़्यादा नियंत्रण वहाँ पे होने लगे। तो जो ये गवर्नमेंट बनी थी BIA के द्वारा जो बनाई चलाई गई थी, तो इसके अंदर फूट पड़ी और फूट पड़कर इसके 2 टुकड़े हुए और एक टुकड़ा जो उस समय के रक्षा मंत्री थे आंग सांग के नेतृत्व में अलग हो गया। इस आंग सांग ने एक नई पार्टी वहाँ पर बनाई और नई पार्टी बनाकर जिसका नाम था एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग। इन्होंने यूके और वेस्ट कंट्री से क्या किया, बातचीत की और उनसे समर्थन लेना प्रारंभ किया। समर्थन लेने के बाद इन्होंने जापान से वहाँ पर क्या किया, अपने आप को निकाला, जापान से लड़कर जापान को बाहर किया। जापान से बाहर करने के लिए इन्होंने जो अदर जितनी वहाँ पर एथनिसिटीज़ थी उनके साथ में एक समझौता भी किया कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे और हमको यूके ने कह दिया, ब्रिटिश ने कह दिया है कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, जैसे हम आज़ाद हो जाएंगे तो इस एग्रीमेंट के अनुसार हम आपको क्षेत्र में पूरी एक ऑटोनॉमी स्वायत्ता दे देंगे और दूसरा जो पूरा संचालन देश का होगा वो फेडरल कॉन्सेप्ट पे होगा और जितनी भी इथनिसिटी हैं उनको उनके ही एरियाज़ में क्या दे दिया जाएगा, ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, स्वायत्ता दे दी जाएगी। इज दैट क्लियर? ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। ये बात किसने बोली? आपका उन्होंने बोली। लेकिन जो ये पूरा ग्रुप बना था, इन्होंने सभी जितनी भी इथनिसिटी थी, इसलिए इनको कहा भी जाता है, आंग सांग को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है म्यांमार के अंदर। इन्होंने सभी को साथ लेके चलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ विरोधी लोग थे जो आंग सांग की इन बातों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने क्या किया, आंग सांग का क्या कर दिया दोस्तों, मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद जब इनका मर्डर हो गया, तो मर्डर करने के बाद इसके जो हेड बने पार्टी के, जो पार्टी थे एंटी फासिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रीडम लीग, इसके जो लीडर बने वो लीडर बने आपके यू लो। और यही यू लो जब 1948 में आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलते ही यही क्या बने, उसके PM बने, प्रधानमंत्री बने। और ये प्रधानमंत्री दूसरा आपका साओ शेक थेक जो थे वो प्रेसिडेंट बने, यानी कि आज़ादी मिलते ही इसी पार्टी के लीडर जो थे PM बने यू लो। इज दैट क्लियर? यानी कि उनके बाद ये आपके PM बने। जो यू लो थे ये सिस्टम चला रहे थे, पूरा कर रहे थे, लेकिन होता क्या है, 1958 में एंटी फासिस्ट पीपल डेमोक्रेट्स फ्रीडम में फूट पड़ी। फूट पड़ने के कई कारण थे। तो जैसे मैंने कहा कि जो पूरा इथनिसिटीज़ थी इन सबको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल काम था और लगातार जो बामर पीपल थे इनकी ही वहाँ पर क्या रही सत्ता बनी, स्टार्टिंग से उन्हीं की। आप सेना में देखेंगे, प्रशासन में देखेंगे, राजनीति में देखेंगे, सबकी भूमिका उनमें उन्हीं की थी। तो उसमें पुणे क्या बढ़ती है, फूट बढ़ती है, दिक्कतें होती हैं, इश्यूज़ होती हैं। तो इश्यू होने के बाद जो यूनलू थे वो पहुँचे किसके पास में, आर्मी चीफ के पास में पहुँचे और उनको एक प्रस्ताव दिया कि आप क्या बन जाइए, केयर टेकर PM बन जाइए। उस समय जो जनरल ली विन थे, जिनकी पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रस्ताव को तत्काल क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हम स्वीकार करते हैं और ये केयर टेकर PM बन जाते हैं। ये मैं 1958 की बात कर रहा हूँ, 59 में बन जाते हैं। 1960 में दोस्तों क्या हो जाते हैं, वहाँ पर इलेक्शन होते, चुनाव होते हैं। लेकिन जब तक क्या था, जो जनरल थे यानी जनरल लेविन थे, इनको सत्ता का कहते हैं ना, सत्ता का नशा चख चुके थे, सत्ता का मजा चख चुके थे। तो कहता बड़ा मुश्किल होता है, एक बार जिसको जो चीज़, मुझे तो तेरी लत लग गई, तो जब लत लग गई तो इनको वो लत चाहिए थी, दोबारा चीज़ें चाहिए थी। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया
और 62 में लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया गया और वहाँ पर जुंटा गवर्नमेंट आ गई। और ये जुंटा गवर्नमेंट एक लंबी चली और ये चली जाकर आप देखें तो पूरा 2010 तक, जब तक चुनाव नहीं हुए, जुंटा गवर्नमेंट चलती रही। 62 में वहाँ पर सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद अनुभव तो था नहीं, क्योंकि सेना चलाई थी, देश चलाया नहीं था। तो उन्होंने कई सारे स्टेप ऐसे उठाए जिन्होंने क्या किया, देश को, म्यांमार को विश्व के गरीब देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया। जैसे बहुत सारे स्टेप, समाजवाद के नाम पर नेशनलाइजेशन किया, नेशनलाइजेशन कर दिया लेकिन उनको ठीक से फैक्ट्रीज को, कंपनी को चला नहीं पाए। दुनिया में बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही थी, आलोचना हो रही थी, तो देशों संबंध खत्म करने शुरू कर दिया, अपने आप को आइसोलेशन करना शुरू कर दिया, आइसोलेट करना शुरू कर दिया, चीन से नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी, फ्रीडम ऑफ प्रेस वो छीन ली, बोलने की आज़ादी छीन ली। जो कर सकते थे, केवल एक सिंगल पार्टी जो उनके समर्थित पार्टी थी वही सत्ता में रह गई, बाकी सब पार्टियों उन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्टेप उठाए। जैसे चीन के समर्थन में कह लीजिए, जो चीन में सिस्टम था, संविधान को भंग कर दिया, राष्ट्रीयकरण की दुनिया से दूरियां बढ़े, सब कुछ हुआ। फिर एक स्टेप और इन्होंने 87 में लिया, वो था डीमोनेटाइजेशन का, यानी कि विमुद्रीकरण का। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि कोई आवश्यकता नहीं थी, पता भी नहीं था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन डीमोनेटाइजेशन हुआ। डीमोनेटाइजेशन के बाद पूरे म्यांमार में व्यापक आंदोलन हुए, बहुत बड़े आंदोलन हुए। और जिस आंदोलन में एक बड़ा नाम आता है आपका 8888 का आंदोलन बोला जाता है, बहुत ही जन आक्रोश यहाँ पर हुआ। और इसी जन आक्रोश के बीच में यहाँ पर एंट्री होती है आंग सांग सूकी की। दोस्तों, ये आंग सांग सूकी कौन है? अभी जो फादर ऑफ नेशन थे, जिनकी पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा था अभी, यानी कि आंग सांग, उनकी ये सुपुत्री, यानी कि जो हमारे आंग सांग थे म्यांमार के, इनकी सुपुत्री थी आंग सांग सूकी, छोटी बेटी। इनकी सत्ता में क्या होती है दोस्तों, एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि वो जो आंदोलन थे, उन आंदोलनों के दबाव में आकर 1990 में वहाँ पे इलेक्शन कराए जाते हैं। इलेक्शन में क्या होता है, आंग सांग सूकी की जो नई बनी पार्टी थी NLD, वो चुनाव जीत जाती है। लेकिन सेना जो है सत्ता हस्तांतरित करने को मना कर देती है कि ये केवल भावनाओं में हुआ आंदोलन है, भावनाओं में हुआ चुनाव है, इस चुनाव को हम सही नहीं मानते, वो मना कर देती है। और आंग सांग सूकी को नजरबंद कर लिया जाता है और एक लंबे समय तक, 20 साल तक, लगभग 20 साल तक आंग सांग सूकी क्या होती है, नजरबंद रहती है। इनके लोकतंत्र के प्रति समर्थन को या समर्पण को देखते हुए आंग सांग सूकी के, इनको 1991 का क्या मिलता है दोस्तों, नोबेल भी मिलता है। लेकिन ये अपना नोबेल ले पाते हैं क्योंकि नजरबंद थी, 2012 में जाके उस नोबेल को लेती हैं। अब बाद में फिर आपका आर्मी रूल चलता रहा, सेना पर बहुत अधिक दबाव बढ़ रहा था, बहुत अधिक प्रेशर बन रहा था। दूसरा, मैंने कहा कि 90 के बाद दुनिया बदल रही थी, USSR का विघटन हो चुका था, बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर रहा था। दूसरा, जो जनरल थे जिन्होंने 62 में सत्ता अपने कंट्रोल में ली थी, वो बदल चुके थे, नए जनरल आ चुके थे नई सोच के साथ। उन्होंने ओपन इकोनॉमी की ओर शुरुआत की, भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, थोड़ा उसकी ओर मूव करते हैं, ऐसे दुनिया से जुड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने शुरुआत की। तो उन सब दबावों में एक तो आंतरिक दबाव हो जाता था, इंटरनल प्रेशर हो जाता था, क्योंकि दुनिया तरक्की कर रही थी, म्यांमार तो तरक्की कर नहीं रहा था। सिंगापुर जैसे देश बहुत अच्छी ग्रोथ रेट पे थे, म्यांमार तो ग्रोथ रेट पे नहीं था, आंतरिक दबाव हो जाता था। एक्सटर्नल यानी कि बाहर का दबाव बहुत था, और एक चीन का डर भी था। ये लग रहा था कि चीन क्या कर रहा है, एक तरफ तो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दूसरी तरफ जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको समर्थन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो चीन क्या कर रहा है, दोहरी नीति से काम कर रहा है, ये चीन ठीक नहीं, चीन से दूरियां बढ़ाओ। तो इन्होंने चुनाव कराए, लेकिन चुनाव में NLD ने चुनावों का बायकॉट कर दिया। बायकॉट करने के रीजन ये था दोस्तों, 2008 में सेना ने संविधान में संशोधन किया था। संशोधन ये किया था कि कोई भी हमारे पदों को अर्जित नहीं कर सकता जिसका किसी भी विदेश से क्या है, लिंक है, किसी भी तरह का कोई रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है।
आंग सांग सूकी के प्रति क्या थे, ब्रिटिश थे, इनके बच्चों के पास में भी क्या थी, नागरिकता ब्रिटिश की थी। तो एनएलडी ने इसका विरोध किया और चुनाव में पार्टिसिपेशन नहीं किया। लिहाजा हुआ क्या, 2010 के चुनाव में आर्मी समर्थित पार्टी क्या हुई दोस्तों, जीत गई। इसका भी बहुत आलोचना विश्व में हुई। तो उस आलोचना को देखते हुए 2012 में उपचुनाव हुए और उन उपचुनावों में इन्होंने, सेना ने क्या किया, आंग सांग सूकी को मनाया और मनाकर चुनाव में क्या, भाग लेने के लिए कहा कि भाग लिया गया। भाग लेने के बाद आंग सांग सूकी को भारी जीत मिली और एक बड़ी विपक्षी पार्टी वहाँ पर बनी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 2015 में वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। 2015 में आंग सांग सूकी क्या होती हैं, भारी बहुमत के साथ में क्या होती हैं, सत्ता में आती हैं। और सत्ता में आते ही ये अपना क्या करती हैं, ओपन इकोनॉमी की ओर मूव करती है। बहुत कुछ परिवर्तन लाया जाता है, निवेश को आकर्षित करने की बात की जाती है और एक लोकतंत्र का एक असली जो रूप देखने को 2015 में देखने को मिला। तो म्यांमार के अंदर माना जाता है कि युवा हो, कोई भी एक नई ऊर्जा आ गई थी, लोकतंत्र की बात हो गई थी, ओपन इकोनॉमी कर दी गई थी, बहुत बड़े सपने देख लिए गए थे। दुनिया भी म्यांमार का भविष्य उज्ज्वल देखने लगी थी, क्योंकि म्यांमार के लोग बड़े लेबोरियस हैं, संसाधन बहुत हैं म्यांमार के अंदर। आप देखेंगे तो तेल इतना है कि उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से तेल उनकी पूर्ति हो जाती है। एग्रीकल्चर लैंड इतनी है कि वो अपना इतना उत्पादन कर सकते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंसी ला सकते हैं। लेबोरियस लोग हैं, कोई कमी नहीं है। अगर हम जो आप सिंगापुर के लोगों की बात करें, जो भी आसियान के और कंट्रीज़ हैं, तो वैसे ही लोग वहाँ पर म्यांमार के अंदर भी हैं। तो नहीं हो पाने लगी थी। लेकिन 2017 में क्या होता है दोस्तों, अगस्त 2017 में 12 पुलिस वालों को रोहिंग्या जो आपके चरमपंथी थे उनके द्वारा मार दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, रोहिंग्या को लेकर बहुत वहाँ पर व्यापक आंदोलन होते हैं, हिंसा भड़कती है और हिंसा में करीब 7 से 8 लाख रोहिंग्या शरणार्थी जो थे वो क्या होते हैं, वहाँ से बाइकाट करते हैं, मतलब वो बाहर चले जाते हैं। बहुत व्यापक, हजारों लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार की आलोचना होती है, आंग सांग सूकी की भी आलोचना होती है कि ये इतने बड़े आंदोलन के बाद, इतने बड़े हिंसा के बाद, इतने घटना के बाद कुछ बोल नहीं रही है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला जाता है तो वहाँ भी वे सेना का बचाव करती हैं। इससे होता ये है कि आंग सांग सूकी की विश्व में तो क्या होती है दोस्तों, क्या होता है, प्रतिष्ठा डाउन होती है। लेकिन जो मैं कह रहा था, जो 52 पीपल हैं उनके बीच में इनकी स्थिति बहुत मजबूत होती है। इंटरनल राजनीति में आंग सांग सूकी की पकड़ क्या होती है दोस्तों, मजबूत होती है। 2020 में क्या होता है दोस्तों, चुनाव होते हैं, दोबारा फिर चुनाव हुए और जो सेना समर्थित पार्टी थी उसको इस बार क्या मिले, केवल 7% वोट मिले। बाकी सारे वोट के हैं आपका एनएलडी को वोट मिले, 2 जो पार्टी उनको मिले। लेकिन जो मेजर बहुत भारी बहुमत से क्या हुई, एनएलडी जीती है। ये मैंने बताया कि तख्ता पलट होने का कारण क्या था, सेना के इन सब कारणों से हुआ। अब बात उठती है कि भविष्य म्यांमार का क्या है, आगे क्या होगा। हम आगे की बात करें, भविष्य की बात करें। भविष्य के बारे में बात करूं, जनता तो लोकतंत्र चाहती है, डेमोक्रेसी चाहती है, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है। पूरा इतना कुछ होने के बाद, गोलियां चलने तब भी जनता रोक नहीं रही है, लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, लोकतंत्र चाहती है। क्योंकि जानते हैं कि लोकतंत्र में उनका क्या भविष्य है। लोकतंत्र वाकई में जनता का भविष्य है। नहीं तो अगर सरकार अब भी अगर नहीं रुके तो भी पता नहीं कब दोबारा लोकतंत्र होगा। अगर अभी शांत हो गए, खुद आप जानते हैं आंग सांग सूकी ने स्टेटमेंट दिया कि ये इस प्रकार के सैनिक शासन को, इस प्रकार की सत्ता को बर्दाश्त न करे, जनता क्या करे, आंदोलन करे। लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू होते हैं। उनको यह है कि भाई भविष्य में क्या हो, क्या नहीं। भाई जो एक लोकतंत्र में आज़ादी का जो आनंद है, स्वतंत्रता का जो आनंद है, इंटरनेट से जुड़ना, आप देख रहे होंगे एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है। एक महिला जो थी, फिजिकल ट्रेनर जो हैं, वो सिखा रही हैं। इस प्रकार की आज़ादी जो है, डेमोक्रेसी मिल सकती है। तो आज़ादी का जो स्वाद है वो सारे स्वादों से क्या है, बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है। तो जनता उस आज़ादी के स्वाद को छोड़ना नहीं चाहती है। तो वो तो पूरा। सूकी की बात करें तो सूकी की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और ज़्यादा बढ़ी और राजनीतिक मजबूत जो है वो हुआ उल्टा। यह हो सकता है कि सेना को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ भी होगा।
अब सेना क्या है कि सेना पीछे हटना नहीं चाहती, क्योंकि सेना को लग रहा है पीछे हटे तो हो सकता है अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अब क्या ना, एक बार कमान निकल गया, तीर निकल गया कमान से, तो अब वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब लिया तो हो सकता है कि सू की ओर मजबूती से और फिर हम पर इसी प्रेशर में कंट्रोल कर दे। अब जैसा कहा गया कि आपातकाल 1 साल चलेगा, तो अब देखते हैं कि जो चुनाव होंगे उन चुनाव में क्या होगा। सेना तो चाहती ये है कि सरकार हमारी भी बने, हमारी पार्टी भी इसमें क्या हो, मेंबर बने और एक मिलीजुली सरकार बने, ताकि सेना का कंट्रोल देश के ऊपर रहे। क्लियर? विपक्ष में भी हो तो विपक्ष इतना कमजोर ना हो कि सरकार को हिला ना सके। मतलब कुल मिला के सेना जो चाहती है वो एक मिलीजुली सरकार के बारे में सोचती है, मिलीजुली सरकार बने। अगर वहां पर इलेक्शन अब फेयर होते हैं, क्योंकि सरकार सत्ता सिस्टम किस कंट्रोल में आ गया है, सेना कंट्रोल में आ गया है। सेना को आप देखें, पुलिस सेना के कंट्रोल में है। इसके अलावा बड़े बड़े जो आपके मुख्य मंत्रियों के पद हैं वो सेना कंट्रोल में है। अब तो खैर पूरा सिस्टम ही सेना कंट्रोल में हो गया। तो अब जो इलेक्शन 1 साल में कहा, 1 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे वो फेयर इलेक्शन हो, इस पर भी अब डाउट है। अगर होते हैं तो वो मिलीजुली सरकार चाहेगी, सेना की इच्छा ये है। अगर हम भारत और चीन के संदर्भ में बात करें कि सेना क्या सोचती है, सेना ये सोचती है कि दोस्तों बहुत बड़ा देश है नहीं, और ट्रायंगल पे एक देश है नहीं, कि भारत चीन दोनों की सीमाओं पर है। भारत से भी अच्छा संबंध चाहती है सेना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जिस समय एयर स्ट्राइक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, तो पुलवामा अटैक के बाद सेना के चीफ खुद भारत आए थे कि हमने सारे जितने नागा खापलांग ग्रुप के ऑफिस थे, अड्डे थे, सबको हमने क्या कहते नष्ट कर दिया है, और आप हमारी ओर से आश्वस्त रहिए, अब किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी हम नहीं होने देंगे। तो सेना को तो उतना सहयोग है, तो भारत से संबंध खराब करना नहीं चाहेगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल ग्रुप्स इंडिया में दिक्कत कर रहे हैं लगभग वही ग्रुप वहाँ भी दिक्कत करते हैं, और चीन समर्थित हैं। और आपने देखा होगा चीन की प्रतिक्रिया इस पूरे घटना के बाद में कोई बहुत ना तो मतलब सेना के समर्थन में भी कह सकते हैं, पर विरोध में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप समर्थन में ही कह सकते हैं। जैसे भारत ने भी एक कूटनीतिक रूप से क्या किया, एक नपा तुला क्या किया, स्टेटमेंट दिया, ऐसी चीन का भी स्टेटमेंट आया है। तो म्यांमार की जो सेना है वो तो यही चाहेगी कि दोनों देशों के साथ में हमारे संबंध ठीक रहें, अच्छे रहें, ताकि हम आंतरिक रूप से क्या रहें, मजबूत रहें। तो मुझे तो लगता है कि म्यांमार की सरकार भी यही चाहती है, भारत भी यही चाहता है, वर्तमान जो सरकार है, कि उससे हमारे संबंध बने रहें, सैद्धांतिक रूप से हम लोकतंत्र का समर्थन करते रहें। चीन हमेशा अवसर की तलाश में रहता है। भारत ने हल्का भी अगर सरकार से दूरी बढ़ाई तो उन दूरियों का फ़ायदा चीन उठाने में देर नहीं लगाएगा। तो भारत को भी सावधानी रखनी है, और म्यांमार की सैनिक शासन भी यही चाहेगा इस प्रकार की स्थिति हो। लिहाजा बात यह है कि लोकतंत्र और जो आपका आंग सान सू की यानी जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, और जो आंग सान सू की इसके अलावा जो भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या स्टेप लेती हैं, और सेना की जो सरकार है वो क्या स्टेप लेती है। आपस में कोई समझौता होता है, कोई डील होती है, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जैसे पहले सिस्टम चल रहा था। हालांकि आंग सान सू की ऐसे लेके चली रही थी, देखा भी जाए जब लगातार आर्मी की तारीफें चल रही थी, एक तरह से सपोर्ट में थी, किसी का कोई विरोध नहीं देखने को मिलता था, आर्मी को सपोर्ट करती थी। तो इस प्रकार का कुछ सिस्टम नया भी बन सकता है, ये भविष्य में देखा जाएगा। जैसा भविष्य में होगा फिर किसी वीडियो में चर्चा करूँगा। इसमें इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।